रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन जौनट कसवा से सैया मोरे जाइए। कन्नौज की बेटी, कानपुर की बहू, लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। जौनट कसवा से सैया मोरे जाइए, ओ पानी बरसे टिकस गल जाए रे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन रेलिया बैरन। और मेरे दूसरे बहुत ही खास मेहमान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं, लेखक, साहित्यकार हैं, नाटककार हैं और सांस्कृतिक चिंतक भी हैं, सच्चिदानंद जोशी जी। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळती भाकर। लोक है क्या दरअसल? हमने लोक का जो अनुवाद कर दिया वो फोक कर दिया। कहीं ना कहीं फोक से लोग ये जो भी करते हैं, ये इस बात को जान लीजिए, आप लोक के संग अन्याय कर रहे हैं यदि आप फोक कह रहे हैं। पहले कोई आपके यहाँ अतिथि दूर से आता था तो आप किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं भाई पानी पियोगे कि नहीं, वॉशरूम इधर है, फ्रेश हो जाइए। आजकल पहला वाक्य वाईफाई पासवर्ड क्या है? सही घर में घुसते ही पहला वाक्य वाईफाई पासवर्ड क्या है? आप जब बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो परफॉर्म कर रही हो, नई पीढ़ी को आप कितना देखती हैं कि आपके साथ इन्वॉल्व है? उनके पास थाली में हर तरह का संगीत, हर चीज़ उनके पास। और पिछले समय से मुझे लगता है 10, 12, 15 साल से जब से यूट्यूब आया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, तब उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उसने देख सुन न लिया। हम एक रेखीय अवधारणा में नहीं सोचते, हम चक्रीय अवधारणा में सोचते हैं, हम सर्कुलर में सोचते हैं। इसलिए जो आज लोक है वही कुछ दिनों में और अधिक परिष्कृत होकर शास्त्र का रूप लेता है, और जो शास्त्र है वही और लोकप्रिय होकर लोक में समाहित होता है। कि ये जो एक सभ्यता जी जा चुकी है, एक परंपराएं जो एक समय में थी, उनका हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ये फोकलोर है, ये फोक सॉन्ग्स हैं, ये फोक टेल्स हैं, जो एक समय का अपरिष्कृत समाज समुदाय जिसको कि गाता था, बजाता था, करता था, और जो अब नहीं है। और हम तो अब बहुत परिष्कृत हैं, तो हमको इसको आर्काइव करना चाहिए। लोकोक्तियों को कैसे, क्या करें, इनका आगे कैसे बढ़ेंगी? क्या इन पर कोई गीत है? संवाद तो बढ़ाइए। ऐसे संवाद देखिए, लोकोक्तियां तो तब आएंगी जब आप संवाद करेंगे। संवाद ही नहीं हो रहा है। सावन में बारिश की ठंडक, आषाढ़ में बादल की आमद, विरह में जाती रेलगाड़ी और प्रेम में शर्माती कोई लड़की। मौसम के साथ साथ जीवन के भी रंग जहां मिलकर इंद्रधनुष बनते हैं, वो जगह है लोक। चाहे वो लोकगीत हो या नृत्य या कला, कहानियां हो या पहनावा, संस्कृति या कि लोकोक्तियां। भारत में लोक का मतलब है अलग अलग जगह की मिट्टी, जिसमें कहीं अवधी की खुशबू है तो कहीं भोजपुरी की बयार, कहीं गरबे का जोश है तो कहीं लावड़ी का प्यार। हमारे देश की भाषाओं, संस्कृति, तीज त्योहारों को समृद्ध लोक ही तो करता है। या यूं कहें कि लोक हमारी संस्कृति का श्रृंगार है। गर्मी में चैती से, सावन में मल्हार से, फाग में फगुआ से, विवाह हो या विरह, जन्म हो या मृत्यु, प्रेम हो या ईर्ष्या, हर मौके, हर भाव, हर रस के लिए है लोक। उसी रस को आप तक आज पहुंचाने के लिए आज का कार्यक्रम है बतरस, जिसमें संस्कृति की चाशनी है तो आवाज़ की मिठास भी है, जिसमें किस्से भी हैं तो कहानियां भी। लोक के इसी इतिहास और गीतों की बहार के इस खास रस बतरस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान। कन्नौज की बेटी, कानपुर की बहू, लोक गायिका, और सिर्फ लोक गायिका नहीं, पिछले कुछ सालों से लोक कलाओं के प्रचार प्रसार में बहुत जोर शोर से जुटी हुई हैं अपनी संस्था सोन चिरैया के माध्यम से। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है मालिनी जी आपका। बहुत 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 आभार ऋचा, इस बातचीत का कितना कब से इंतजार था। बहुत। और इतना खूबसूरत नाम है बतरस, बस यही आज कामना है कि बातों में, बतकही में रस टपके। क्या बात है। और मेरे दूसरे बहुत ही खास मेहमान सच्चिदानंद जोशी जी, जो कि IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं, लेखक, साहित्यकार हैं, नाटककार हैं
और सांस्कृतिक चिंतक भी हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा, आपने हमें यहाँ बुलाया और कई दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बुलाएं हैं। हम बतरस लगातार देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं और मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम युवाओं में भी बहुत लोकप्रिय है, तो अच्छा लगा आज आके। पूरी कोशिश इस कार्यक्रम की यह है कि वाकई रस भरी बातें जो कहीं ना कहीं खो गई हैं, क्योंकि आजकल जहाँ पर भी मीडिया में हो रहा है वो डिबेट हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, तो हम उससे दूर एक शांति भरी बातचीत चर्चा करना चाहते हैं। और आप जैसे लोग जब स्टूडियो में आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। न्यूज़ चैनल में जो हो रहा है वो तो एक तरफ, घरों में भी बैठ करके जो बतरस होता था उसमें भी थोड़ी सी, अब क्योंकि अब सभी व्यस्त हैं और अब कहीं ना कहीं वो असर पश्चिमी देशों का भी आ रहा है कि कहीं जाने के लिए हम पहले फ़ोन करके पूछते हैं आ सकते हैं। पहले तो हम लोग को आदत थी कि बस वो दरवाज़ा खोला तो पता चला वो रिक्शे से सामान सीधे होल्डॉल और ट्रंक उतर रहा है, कोई खबर सूचना नहीं देता था और हम लोग को वो आदत थी। और फिर जब वो आते हैं तो हमारे अतिथि जो भी हमारे मौसा मौसी ताई कोई भी, तो ये कभी नहीं पूछा जाता था कब जाएंगे, कभी नहीं। ये बहुत अपमान माना जाता था। जाओगे का कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं, आपको बताइए आजकल घरों में ये बड़ी समस्या हो गई है कि माँ बैठी है, बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, पिताजी बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है लेकिन कोई टीवी नहीं देख रहा, चारों आपस में भी बात नहीं कर रहे, सब अपने व्हाट्सएप पे लगे मोबाइल फोन। फिर अचानक माँ को याद आता है कि रात के 12 बज गए हैं, कल बिटिया का जन्मदिन है, तो वो वहीं व्हाट्सएप पर उसको मैसेज करती है हैप्पी बर्थडे बिटिया। फिर बिटिया भी 3-4 स्माइली और बहुत सारे दिल बना के मम्मा को थैंक यू कर देती है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। ये इतना आश्चर्यजनक है। और ये जो आप बता रही हैं मालिनी जी अतिथियों का, तो पहले तो निश्चित तौर पर ये था कि भाई आ गए, मतलब आ गए, खत्म हो गया किस्सा, इसमें किसी को बताने की पूछना थोड़ी है। हाँ, पूछना नहीं आप है। हमारे अपने हैं तो आप पर हमारा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे 2-4 दिन पहले एक मित्र रात को अचानक आ गए 9 बजे और उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी और पति पत्नी दोनों आ गए और फिर मैंने कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए मालिनी जी की कम से कम इस बड़े महानगर में एक घर तो ऐसा हो जहां मैं बिना फोन किए जा सकता हूं। और मुझसे बोले कि आप भी मेरे घर जब मन चाहे तब आइए, ये मैं आपको कहने रात को आया हूँ। देखिए आप हम कहाँ खो गए हैं, कहाँ इस अधिकार का सुख है। देखिए ये अधिकार उसका किसी पर है, उसका सुख है। हाँ। और इसी तरह से ये भी था ऋचा, हमें लगता है हम सबने वो जीवन जिया है कि यदि कहीं जा रहे मिलने तो भोजन करे बिना मेजबान आने नहीं देगा। और हम भी ये जानते थे कि जा रहे हैं तो, और उसमें कोई आडंबर था नहीं, जो बना है हाँ, बिल्कुल वो वैसे बर्तनों में रख दिया गया और खा लिया गया। वो कहीं ना कहीं जरूर, तो बतरस से देखो कहाँ हम लोग पुरानी बातों में घूम गए, क्योंकि बतरस से आशय यही था कि तब जो बातें होती थी हाँ, उनसे जो रस टपकता था। बड़ी खूबसूरत बात है कि ये इस तरह का एक आजकल के दिनों का ये अभिशाप है। पहले कोई आपके यहाँ अतिथि दूर से आता था, जैसे दिल्ली महानगर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 40-45 मिनट लगते हैं, तो आप किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं भाई पानी पियोगे कि नहीं, वॉशरूम इधर है, फ्रेश हो जाइए। आजकल पहला वाक्य है वाईफाई पासवर्ड क्या है। घर में घुसते से पहला वाक्य वाईफाई पासवर्ड क्या है। तो हम कितने बदल गए हैं, ये तो आप देखिए। और एक और यदि आप पूछे हम आ सकते हैं तो वो बताते हैं कि वीकेंड में हम देखते हैं, वो तय करते हैं कि कब आप आइए, आपकी सुविधा नहीं उनकी सुविधा है। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। कुछ साल पहले मैंने किया था कि अचानक किसी के घर पहुंच जाओ, तो वो जो एक एक्साइटमेंट, अच्छा बचपन का जो आप लोग कह रहे हैं, मुझे याद है कि कई बार कोई रिश्तेदार आ जाता था, उसके आने का पोस्ट कार्ड पता चला बाद में आया, तो वो पहुंच गए। अच्छा उन्होंने कहा चिट्ठी नहीं मिली, हमने नहीं मिली, वो चिट्ठी बाद में आई। ये तो होता है, लेकिन सबका स्वागत होता था, सबका स्वागत होता था। अद्भुत। देखिए बातचीत कहाँ से शुरू होनी थी, कहाँ ये भी लोग है, यही लोग है, गप्पे सरोकार और जन से जन का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं जिसका होगा, तो हम लोग के भीतर मुझे लगता है कि एक वो जो एक चित्र सामने उभर के आता है, इंसान उसी की बुनियाद पे खड़ा भी होता है। आपने यदि देखा है, ये सीखा है और खुद आपके मन में भी यही ग्रहण करने का भाव है, तो फिर आप ऐसे ही सबको सहेजते हैं, सबको समेटते हैं। उसकी थोड़ी कमी आज जरूर लगती है। यही एक चिंता का विषय होता है और शायद जो आज हमारी पूरी इस बातचीत का आधार है कि अब आगे वाली पीढ़ी को हम कैसे समझा पाएंगे कि लोग क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो कहते हैं ना, बैक टू बेसिक्स। मैं आप दोनों से चाहूंगी, थोड़ा सा दीदी ने कहा, मालिनी ने, लोग है क्या दरअसल, किसी बच्चे को अगर आज समझाना हो कि क्या है लोग। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि हम हर एक चीज़ को अब अंग्रेजी से लेना चाहते हैं। हमने लोक का जो अनुवाद कर दिया वो फोक कर दिया। आप अगर किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे तो फोक कोई बहुत सकारात्मक शब्द नहीं है। अच्छा। वो बड़ा डेरोगेटरी शब्द है और उसका अर्थ वो नहीं है जो लोक का अर्थ है।
हमारे यहाँ पर जो लोक की अवधारणा है, आप, मैं, ये सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, हम सब मिलकर भी यहाँ एक लोक की रचना कर रहे हैं। ये हमारा लोक है, ये अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये एक लोक है। तो लोक अलग अलग जगह पे है। आज किसी युवा से पूछेंगे लोक क्या है, तो वो धीरे से अपने मन में ट्रांसलेट कर लेगा कि लोक मतलब फोक। फिर एक और बड़ी समस्या हो गई कि जो फोक है वो दिल्ली में तो नहीं हो सकता, नोएडा में तो नहीं हो सकता, फोक के लिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया है कि लोक को लोगों ने ग्राम्य से जोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा जो हमारे नैरेटिव का जो समस्या है, गलती हो गई है। लोक दरअसल हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसको हम सब मिलकर बनाते हैं, और हम सब में, आप, मैं, मालिनी जी नहीं है, हम सब में ये कुर्सी टेबल भी है, ये जीव जंतु भी है, ये पशु पक्षी भी हैं, ये फ्लोरा एंड फौना, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा ना प्रकृति, तो ये सब मिलके इसको जो रचना करते हैं वो हमारा लोक होता है। तो उस लोक की व्यापक अवधारणा में, इसलिए ये जो अभी आपने मालिनी जी का परिचय दिख रही हो, कहा कि ये लोक गायिका है, ये लोक गायिका नहीं है, ये तो गायिका है। ये गाती हैं, ये अपने मन की बात गाती हैं, अपने मन के भाव गाती हैं। ये वो भाव गाती हैं जो ये समाज से प्राप्त करती हैं, उसकी एक सांगीतिक प्रस्तुति, उसकी एक भावात्मक प्रस्तुति है। तो ये भेद भी जो है हमारे समाज में ये बड़े गलत हैं। ये लोक कलाकार है, ये शास्त्रीय कलाकार है। आप अगर अनुमति दें तो मैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक बहुत सुंदर कोट करना चाहता हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है कि भारत की जो संस्कृति है वो लीनियर नहीं है। हम एक रेखीय अवधारणा में नहीं सोचते, हम चक्रीय अवधारणा में सोचते हैं, हम सर्कुलर में सोचते हैं। इसलिए जो आज लोक है वही कुछ दिनों में और अधिक परिष्कृत होकर शास्त्र का रूप लेता है, और जो शास्त्र है वही और लोकप्रिय होकर लोक में समाहित होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं, एक दो नहीं, 50 उदाहरण। मालिनी जी तो स्वयं सिद्धा हैं, वो बता सकती हैं। इसलिए जो लोक और शास्त्र का विभेद है ये भी हमने बहुत अधिक सुपरफिशियल बना दिया है। हमारे अंदर कलाकार है, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत। अभी मालिनी जी एक कजरी सुनाएंगी, और कजरी के बीच में मान लीजिए अगर उन्होंने 4 ताने ले ली, तो आप क्या कहेंगे कि शास्त्रीय हो गया, उपशास्त्रीय हो गया। अब आपने शास्त्रीय भी नहीं छोड़ा, उसको उपशास्त्रीय भी कर दिया। तो हम ऐसे भेद करके क्या कर रहे हैं, हम हमारे उस कला रूप के नैसर्गिक आनंद को समाप्त करते हैं। क्योंकि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ये तो आदमी विचरण कर रहा है, कलाकार विचरण कर रहा है। गाते गाते आपको लगता है एक फलानी चीज़, अरे कोई और किसी बड़े उस्ताद से सीखी हुई चीज़ वो आपने सुना दी, तो ये तो आपकी एक स्वतंत्रता है, और वही तो संगीत का आनंद है, वही तो कला का आनंद है। क्या बात है। तो अब मैं आज से आपको, अच्छा अब आप भी तो, लोग जब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन होता है सब कहते थे फोक सिंगर। ये जो आपने जोशी जी ने अभी यहाँ पे बात कही, हुआ ये है कि जैसे हमने बहुत कुछ पश्चिम से ग्रहण किया, उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक गलत काम हुआ है वो ये कि कुछ शब्दों को तथा ले लिया गया, जैसे कि वही फोक बता रहे हैं। फोक से वाकई में वहाँ पर पश्चिमी देशों में ये एक चिंतन आया 19वीं शताब्दी के आसपास कि ये जो एक सभ्यता जी जा चुकी है, एक परंपराएं जो एक समय में थी, उनका हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ये फोकलोर है, ये फोक सॉन्ग्स हैं, ये फोक टेल्स हैं, जो एक समय का अपरिष्कृत समाज समुदाय जिसको कि गाता था, बजाता था, करता था, और जो अब नहीं है। और हम तो अब बहुत परिष्कृत हैं, तो हमको इसको आर्काइव करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं फोक से लोग ये जो भी करते हैं, ये इस बात को जान लीजिए, आप लोक के संग अन्याय कर रहे हैं यदि आप फोक कह रहे हैं। ये जो आप कह सकते हैं कि इसका अनुवाद आज प्रचलन में यही माना गया है, लेकिन ये तार्किक रूप से और अर्थ की दृष्टि से जितना गलत हो सकता है उतना गलत हमारे देश के लिए, कम से कम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। उसका कारण ये लोक माने होता है दिखना, जो दिख रहा है वो सारा कुछ लोक है। जो कुछ दृष्टि में दिख रहा है उसमें ये किताब, ये पेन, जैसा आप बता रहे, एक एक वो यंत्र भी, यानी कि जड़ चेतन में भी कोई भेद नहीं है, सब कुछ लोक निर्माण कर रहा है। और हमारे यहाँ तो सप्तलोक, कितनी हमारे यहाँ तो परिकल्पनाएं रही। तो लोक की जो बात करे, लोक की जो बात कही, यह लोक नित्य परिवर्तित भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ वो जड़ता की बात नहीं है कि भाई एक समय एक सभ्यता थी, हमने उसके गीत गाए।
आज भी जो हो रहा है या घट रहा है, ये भी एक नए लोक का निर्माण हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो एक हम लोग बहुत एंशियंट और मॉडर्न की जो एक लड़ाई में फोक को ले जाते हैं, वो सच नहीं है। लोक से ज्यादा आधुनिक और लोक से ज्यादा मुझे लगता है समय के साथ तादाद में स्थापित करने वाली तो कोई और चीज है ही नहीं, क्योंकि नित्य परिवर्तित हो रही है, नित्य अस्तित्व में है। मैं जैसे अभी आपने एक बात कही कि भाई एक युवा यदि गांव में सोच रहा है कि वो लोकगीत सुनकर उसके मन में कल्पनाएं हैं कि एक ग्रामीण अंचल में ही हम जाकर गीत सुन सकते हैं, जबकि संभव है कि वो यही नोएडा गाजियाबाद की किसी महा अट्टालिका में रह रहा है और घर पे उसकी दादी है। हाँ, और वो दादी के संग बैठ करके कह रहे, दादी बताओ गुड़िया का त्योहार आ गया नाग पंचमी, तो क्या क्या होता है वो बता रही है त्योहार, और कह रही जाओ रंग बिरंगी लकड़ियां ले आओ। तो आज हमारे यहाँ वध में ऐसे होता था, वो कैसे तालाब के पास जाना, तो दादी यहाँ तो तालाब नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तेरा नदी, अच्छा हिंडन है, हाँ चलो वहीं से चले जाओ ले आओ। ये दादी का संवाद, उस परंपरा को जीना, लेकिन आधुनिक परिवेश में जो भी सीमाएं हैं उसमें रहकर, यही तो लोक है। अब आज त्रासदी आपने नाग पंचमी का उदाहरण दिया है, यहाँ नाग नहीं दिखते हैं, हाँ, नाग बाबा नहीं दिखते हैं, तो ये अब इस पीढ़ी को कौन समझाए। कई लोग कहेंगे कि सब क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल और ये सब चीज़ें बात करेंगे, लेकिन जो सपेरों का जो काम था वो नाग पंचमी के दिन वो नाग बाबा को लेके आएंगे और शाम को छोड़ भी देंगे, ये कमिटमेंट थी, ये परंपरा थी। बड़े बड़े शहरों में आज नाग बाबा ही नहीं दिखेंगे आपको, तो नाग पंचमी आप मतलब क्या हो गया, त्योहार कैसे आप मनाएंगे। तो उस त्योहार का जो पूरा का पूरा संदर्भ है, उस संदर्भ का ही कहीं बहुत चीजें खत्म हो गई। मुझे याद है झांसी में दशहरे वाले दिन वो एक लोटे में पानी में मछली के दर्शन कराने आते थे, है ना, और सुबह हम माँ बुलाती थी जल्दी कि हाँ जल्दी वो मछली के दर्शन कर लो, और फिर वो सिक्का 10 पैसे 5 जो भी होता था वो सिक्का उसमें डाला जाता था। अब कहाँ है वो मछली, कहाँ है वो दर्शन। ये जो आपने बात कही कि सपेरों के संदर्भ में, या आपने कहा जो लेकर के आते थे दर्शन कराते थे, एक नई पीढ़ी, एक ये जो एक विकार जरूर आया, विकृति आई कि बहुत कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की भ्रांतियां फैल गई कि इनको मदद नहीं देनी चाहिए और ये क्रूरता है जीवों के प्रति और इन्हें सहयोग नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में हर एक जीव का, हर एक का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है और उसके भरण पोषण का भी पूरा स्थान है। नागपंचमी की बात आपने की, आप देखिए सपेरे का बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, लेकिन सांपों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे। यदि वो न रहे तो चूहे सारी फसल बर्बाद कर जाएं, इकोसिस्टम है पूरा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने तब जाना और माना कि देखो पानी जैसे ही बरसेगा, आषाढ़ सावन आते आते तक बिल में पानी भर जाएगा और तभी सांप दिखने लगते हैं आपको। बरसात में क्यों दिखते हैं? वो दिखना थोड़ी चाहते हैं, वो ज्यादा डरते हैं इंसानों से, लेकिन वो सामने उनके पास चारा नहीं, जल भर गया, वो आ गए। अब वे आ गए, उनको लेकिन बचाना है, उनकी रक्षा समाज का दायित्व है। नागपंचमी क्या बात है। ये सारे आप यदि जीवों को आप देखें, अब जितना भारत में हमारी संस्कृति में एक एक त्योहार, एक एक पर्व इसी प्रकार से रख करके, इसमें सारे वर्ग, सारी जातियां, सभी के प्रति आदर सद्भाव कि तुम सबका अधिकार है, तुम सब के बिना हमारा दिन या पर्व पूरा नहीं होता, इस प्रकार सबको सम्मान दिया गया। कहीं ना कहीं मुझको लगता है जो एक सोच आई ना जोशी जी कि अब पूरी दुनिया पैंट शर्ट पहने। आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया जो हमारे यहाँ बन रहा है ना खाना, हमारे महान देश में, मतलब मैं किस महान देश की बात कर रही हूँ आप समझ रहे हैं, उस महान देश से जो एक ही फैक्ट्री से चीज बनता है, पूरी दुनिया में वही खाएं, वही पहने, वही खाएं, वही सोचें। और देखिए वो कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम इस बात के लिए बहुत गर्व करने की बात है कि बहुत सबको साथ ले करके आगे बढ़ने की ही परंपरा रही और उसमें मनुष्यों को तो छोड़िए, छोटे जीव जंतुओं तक को सम्मान दिया गया। सबको साथ सिर्फ लेना नहीं है, उनको उनकी अपने व्यक्तित्व के विशेषता के साथ साथ लेना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा ना टेलर मेड, रेजिमेंटेशन नहीं है कि आपको इसी फर्मे में रहना है। आप लाल पहनी है, आप हरा पहनी है, मैं पीला पहने, हम सब पहने, विविध रंगों में है, हम सबके रंगों का आदर है और हम सबको इसलिए साथ रहना है। ये जो लोक था विविध वर्णी और सबको समाहित करने वाला, सर्व समावेशी, जिसको आज आप इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब उस तरह से इंक्लूसिव नहीं थी। इंक्लूसिव का मतलब था आप अपनी विशेषता के साथ वहां रहिए, आप अपने वैशिष्ट्य के साथ वहां रहिए और समाज में जो आपका स्थान है, जो आपका महत्व है, वो बरकरार रहने वाला। अभी आपने दादुर शब्द कहा, कितना सुंदर वो है महत्व हमारे यहाँ समाज में, मेंढकों का महत्व है।
अब मेंढकों का टर्राना ही नहीं किसी को मालूम है। जुगनू नहीं मालूम है लोगों को। झिंगुर की झनकार झिंगुर की- गानों में आता है। आता है, अब क्या है आजकल तो एसी की आवाज, टीवी की आवाज, बगल में लाउडस्पीकर की आवाज। जब एकदम शांत में आप प्रकृति में सिर्फ बूंदों का बरसना सुन रहे हैं तो उस समय आपको दादुर मेढक का टर्राना भी, झिंगुर की झनकार भी, ये सब सुनाई देती है। और वो वही रस है, प्रकृति का रस है कि उसी समय वो निकलेंगे, वो उस समय उनका सावन उनका है। समय। बिल्कुल। ये आज का शो देखिए मेरे लिए ना ज्यादा कम बोल के ज्यादा सुनने का शो है और मुझे बहुत मजा आ रहा है ज्ञान लेने लेकिन में। आप रोक दिया कीजिए नहीं, जहां नहीं, आपको नहीं, लगा कि- अद्भुत है ये तो बिल्कुल। एक शब्द जैसे आपने इंक्लूसिव की बात की ना, आजकल बहुत ही हो गया, कास्ट नहीं बोल सकते, ये हो जाएगा वो जाएगा। अब हम अभी भी मैं नहीं बोल सकती, लेकिन घर में मुझे याद है 3 पीढ़ियों से मैं एक ही व्यक्ति को देख रही हूँ जो हमारे यहाँ शादी में मुंचे नाव बोलते थे सब लोग। अब वो पता है क्या हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाव से दाऊ हो गए, क्योंकि बुंदेलखंड में दाऊ मतलब अब हमारे हर कोई। तो उन्होंने मेरे पापा मम्मी की भी शादी कराई, मेरी भी कराई, और अब अगली पीढ़ियों की भी कराएंगे। मुंचे दाऊ, मुंचे दाऊ, मुंचे दाऊ। अब यहाँ कहीं कहना नहीं पड़ा कि आपने कास्ट इंक्लूसिव कुछ आप किया है, वो हो गए हैं। और वो पता है बड़े अधिकार से घर की बहुओं को कहते हैं, मेरी माँ को और कहेंगे ना कि बहू ये ऐसे होना है, ये चावल निकालो, रोली क्या अद्भुत था। लेकिन आपको लगता है लोग को हमेशा बहुत रिग्रेसिव, या हमारी जितनी भी लोक संस्कृति के सब चीजें थी उनको धीरे धीरे ये एक नैरेटिव चला दिया गया पिछले 50-60 साल में कि इट्स ऑल रिग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। दृष्टि नहीं रही देखने परखने की, ये दृष्टि का दोष है। जब आप किसी चीज को जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हैं, तो बहुत सहज है उसका तिरस्कार कर देना या उसे छोड़ देना। आप किसी को जान के खारिज करें, अध्ययन करके खारिज करें, तो फिर आपसे तर्क पे बात भी की जाए। लेकिन जिसने कुछ गाने नहीं सुने, लोक साहित्य नहीं देखा, परंपराएं छोड़ दी। आज मजे की बात है, मुझसे सबसे पहले हम लोग कई कार्यक्रम मैंने पहले बताया, ये आजकल युवाओं में जो है लोक संस्कृति के प्रति उदासीनता। आपको क्या कहना है, आजकल महिलाएं गा नहीं रही। मैंने कहा आपके यहाँ पर कितने त्योहार साल भर में होली दिवाली के अलावा मनते हैं? आपको कितने लोकगीत याद है? आपकी पत्नी उतने विधि विधान से अनुष्ठान करती जैसे आपकी माँ करती थी? यदि नहीं तो फिर एक कहावत है अंग्रेजी में कि डू नॉट फियर इफ योर सन इज नॉट लिसनिंग टू यू, यू शुड फियर व्हेन ही इज वॉचिंग यू। यदि आपके संतान आपको देख रही है तो आप डरिए, क्योंकि जो देख रही वही करेगी, अवचेतन मन में वही आएगा। तो आप जो पीढ़ी को दोष देते हैं, कितनी स्त्रियों ने जंजाल है, बहुत सारा आडंबर है, बहुत करना पड़ता है, बड़ा खटना पड़ता है, बड़ा लगना। अरे भैया, अलग अलग रहकर संयुक्त परिवार की तो परिपाटी आप लोगों ने खत्म कर दी। अब अकेले में 2 लोग का खाना बनाना, 30 त्योहार रखना, उसमें क्या आडंबर है? लेकिन छोड़ते चले गए तो नई पीढ़ी के लिए आप क्या रख रहे हैं? ये कोई आसमान से टपका वो शास्त्र नहीं है, ये व्यवहारित शास्त्र है, जिसको आप जीवन में जब व्यवहार में आप लाएंगे तब आप समझेंगे कि इसमें रिग्रेसिव जो कहता है। आपने अभी एक बात कही, मैं कुछ कहना चाह रही थी इस पर कि अभी आपने इंक्लूसिविटी की बात करी। आपको लोकगीतों का अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर लोकगीतों में जितनी समरसता की बात है वो कहीं है ही नहीं। लेकिन हमें बता दिया गया कि हम जातियों में कहीं नहीं, कहीं है ही नहीं। एक गीत मिलता है जिसमें हेलन, जो हमारे यहाँ आज आप बोलेंगे स्वच्छता कर्मी, और उनको हमारे यहाँ पर पुराने उसमें हेलन बोलते थे। हेलन समाज, हेलन, एक हेलन आती है और हेलन देखती है और झाड़ू लगा रही है, और सामने से तो दशरथ घुसते हैं बहुत दुखी होकर के, और उसको देखती मुंह बिचका करके झाड़ू वाली आगे चली जाती है हेलन। तो कौशल्या कहती है दशरथ से, इतना मुंह काहे उतरा, दुखी क्यों? तो दशरथ बहुत दुखी होके कहते हैं कि आज मैं वाकई बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हेलन ने आज मुझे कहा कि राम रे राम, कैसे निर्वंशी का मुंह देख लिया, कैसा दिन बीतेगा आज। तो कौशल्या कहते हैं इसलिए तो कहती हूँ संतान करो। और फिर पूरा लेख है उसका उल्लेख कि कैसे वो ऋषि के पास गए और किस प्रकार उनके 4 पुत्र हुए। आरंभ ही यहाँ से है कि हेलन जो है वो, उसको इतना अधिकार है, उसका इतना सम्मान है कि सामने सामने कह रहा है राम राकेश निर्वंशी को देख लिया। आप बताइए ये कैसा समाज है? ये कैसा समाज है जहाँ पे हम छठ की पूजा वाल्मीकि के बनाए हुए सूप, वाल्मीकियों के बनाए सूपों से करते हैं? ये कैसा समाज है जहाँ पे हम हर कास्ट को अलग करना चाहते हैं, लेकिन विवाह का मंडप, दूल्हे का पीढ़ा बिना बढ़ई के आता ही नहीं बने हुए। ये बहू का सुहाग बिना धोबन के लिए होता ही नहीं। और तो और
शिशु का प्रसव होता है, जन्म जब होता है तो नार काटी जाती, कौन काटता है? सब धगरिन काटती है। हमारे यहाँ तो हमने किताब में बल्कि लिखा भी है कि हमारे गांव में कन्नौज में जन्म हुआ तो हम लोग उस समय तो सब बातें पता नहीं थी, लेकिन जैसे अपना बता रही तो एक हमारे यहाँ श्यामा धगरिन थी, उसका बड़ा दखल था। और चूंकि हम ननिहाल में पैदा हुए तो आप समझ सकते हैं, हमें तो याद है 50-60 लोगों की वो वैसा बचपन और इतने सारे लोग, तो वो आती थी और आकर के बड़े आराम से बैठती थी, उसका खाना पीना सब होता था। तो बहुत वृद्ध हुई तो हम लोग जब जाएं तो वो हमेशा ऐसे करके गोदी में ले ले, आओ हमारी हाथ की तुम जनी हो। तो हम लोग तब समझ में आया कि बताती थी कि तुम्हारी मातारी की सबकी नार हमने काटी है। देखिए तो हम लोग को तब पता चला कि वो धगरिन है और आज के उसमें उनकी वो चमारिन कही जाएंगी कि चमार जाति से थी। और हमारे घर में जो ब्राह्मण कुल था, भट्टाचार्य, वे आती थी, खाती पीती थी, रहती थी। मुझको लगता है कि हम लोगों की पहला स्पर्श उसका, और मृत्यु के समय जब हम जलाए जाएंगे उस समय भी स्पर्श चांडाल का। जाति प्रथा कहाँ से आई, छुआछूत कहाँ से आया, भेदभाव कहाँ से आया? मुझे लगता है ये थोड़ा सा लोगों को राजनीतिकरण करने से बचते हुए कहीं ना कहीं आप बुनियाद में जाएं, समाज की इस आधारशिला पे जाएं जहां पर हमारे यहाँ जातियां नहीं थी। हमारे यहाँ जैसा आपने कहा, जो जैसा था उसका वो महत्व था, उसको उसके लिए पूजा जाता, और वैसा सम्मान था। अभी आपने तो बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया परंपरा का। मैं आपको आधुनिक उदाहरण देता हूँ, रिग्रेसिव की बात करते हैं आप। आज जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ पे सब्जी खरीदने हम जाते थे, फिर जैसी सब्जी मिल जाए, कुछ अलग अलग आकार की सब्जियां होती थी, उतनी चमक भी नहीं रहती थी, वो सब्जियां हम खाते थे। बाद में कुछ समय बाद ये केमिकल लगी हुई सब्जियां आना शुरू हुई, जो थोड़ी महंगी थी, जो चमकती थी, सुंदर दिखती थी, सफ़ेद गोभी या बिल्कुल वायलेट कलर का बैंगन होना चाहिए या आलू एक साइज़ के, टमाटर एक साइज़ के, तो हमने वो सब खरीद के खाना शुरू कर दिया। आज आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक के नाम पर आप फिर वहीं गए। कौन रिग्रेसिव हुआ? लोक हुआ कि आप हुए? बिल्कुल सही। हमारे लोक में, गांव में तो लोग अभी भी वही पका रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो पिताजी हमारे साइट पर जाते थे, इंजीनियर थे, कभी कोदो कुटकी लाते थे, कभी बाजरा लाते थे, और हम उनकी रोटी बड़े, अरे क्या खिला रहे हो, गेहूं की रोटी क्यों नहीं खिला रहे हो, हमको वो खिलाना चाहिए। तो हमने वो सबसे शिफ्ट होके हम गेहूं की रोटी पे आए। आज क्या हो रहा है? ग्लूटेन फ्री। आप कहाँ पहुंच गए? वापिस गए। कौन रिग्रेसिव है? आप देखिए तो सही, कहाँ लोग रिग्रेसिव है। कल ही मेरी एक सज्जन से चर्चा हो रही थी और उनसे मैंने कहा कि ये जो चमकदार सब्जियां थी, बड़ी ग्लैमरस थी, अब वो चली गई हैं, अब फिर से हम ऑर्गेनिक करके 4 गुने दामों पे खरीद रहे हैं। देखिए आपकी अब ये जो चमकदार सब्जियां, ये अगर 100 रुपये 80 रुपये किलो है तो वो 400 रुपये किलो है। उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए जोशी जी, जिस सब्जी में कीड़ा लगा है वो जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसलिए कि उसमें केमिकल नहीं है। कीड़े अगर उसमें प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, उसमें जहरीले केमिकल्स नहीं है। क्या बात है! आप बताइए ये बात क्या बात? कौन लोग से समझा रहा है? वो सज्जन वो ग्राम में रहते हैं, गांव से ही पृष्ठभूमि में है। उन्होंने कहा ये हमारा अनुभवजन्य ज्ञान है, आप इससे सीखिए। हमको नहीं, अभी भी है धान, आप देखते हैं ना पॉलिश्ड चावल, तो आप क्या है वो लंबा, मैं फिर कंपनी का नाम नहीं लेता, पर भले लंबा बासमती है, जितना सफ़ेद होगा उतना अच्छा है, ये सब आप कहते हैं। लेकिन जो धान उगाता है किसान, वो कभी वो चावल नहीं खाता। आप जानते हैं वो अपने लिए एक अलग चावल बना के रखता है जो हाथ से कुटा हुआ रहता है। आप अगर उस चावल का दाना घर में पका रहे हो तो आप कितने भी बड़े मकान में हो, बाहर तक उसकी सुगंध जाती है, खुशबू जाती है। तो वो समाज है, वो लोग है, वहाँ से सारी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हेल्दी सब कुछ खाते रहे। गलती हमारी क्या हुई कि हमने हमारी, शुरू में आपने कहा ना बैक टू द रूट्स, बैक टू द बेसिक, बेसिक था हमारा। हमारे सारे लोगों ने ये सब चीज़ें हमारे लिए, इसकी पूरी रेसिपी तैयार करके दी थी, पर अब हम उसको भूल गए, आगे बढ़ गए। लेकिन अब फिर लौट के हम वहीं आ रहे हैं। आज ग्लूटेन फ्री हो गया, आप फिर मिलेट पे आ गए। तो जो मिलेट पहले आप 50 रुपए किलो खा रहे थे, आज 500 रुपए किलो खा रहे हैं। और मिलेट्स खाना अब फैशन है। अब फैशन है, क्योंकि फैशन है तो स्वीकार्य है। आपको एक उदाहरण दें, सरजने की फली घर में कोई खरीद के नहीं खाता था। सरजने की फली आपस में व्यवहार में दी जाती थी, सरजने की पत्तियां दी जाती थी।
आज आपने उसको मोरिंगा कह दिया पाउडर और भैया और वो तो मोरिंगा क्या-क्या। पाउडर कह दिया है। हर तरह से उसका लाभ हो सकता नाउ है। इट हैज बिकम सुपर फूड। करेक्ट करेक्ट, इट इज सुपर तो फूड। ये लोग से अब आपने उसको कहाँ पहुंचा ये दिया। और लोग जो हमारे संस्कार थे उसके में इंक्लूजन की मुझे एक और बात याद आई। जब बचपन में कभी बेमौसम बारिश होती थी तो हमेशा माँ कहती थी किसान दुखी हो रहे होंगे। अच्छा, अब वो दिमाग में बैठ गई बात बचपन से। तो जब बारिश हो, मुझे बारिश अच्छी तो बहुत लगती थी, लेकिन पहले मैं सोचती थी कि खुश होने से पहले माँ से पूछ लूं कि किसान खुश है या नहीं। फिर कभी कहती थी हाँ अभी तो किसान के लिए अभी बारिश अभी बहुत सही अच्छी है। है, फिर हम खुशी मनाते थे। कितना इंक्लूजन था कि उस समय, और वो चीज ना अभी तक है। अब भी पहला ख्याल आता है किसान खुश होगा या दुखी होगा। बिल्कुल सही। यही तो थे हमारे संस्कार। संस्कार थे। आपसे मैं जानना जी। चाहूंगी, महाराष्ट्रियन परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपका ज्यादा वक्त पूरा पले बड़े आप मध्य प्रदेश में, और पत्नी आपकी बंगाली है। तो पहले तो मध्य प्रदेश के कुछ लोक संस्कृति, लोक संस्कार या कोई कहानी जो बहुत प्रिय हो, अपने अनुभव। देखिए, मध्य प्रदेश में तो हमारा पूरा जीवन ही बीता है और हम मूलतः अपने आप को मध्य प्रदेश का ही कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में किस गांव से हम आए पता नहीं, हमारे पूर्वज किस गांव से आए पता नहीं। हाँ, लेकिन हम मराठी बोलते हैं और मेरा बचपन गांव में बीता है। जौरा जैसे गांव में मेरे पिताजी का पोस्टिंग था, तो हम वहाँ रहते थे। जौरा ये ग्वालियर के पास? ग्वालियर अच्छा, के पास, अरे वाह, जहाँ हाँ। पर ये 12th फेल अभी जो फिल्म बनी हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। डाकुओं का आत्मसमर्पण जहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी ने करवाया था, तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक, तो वो बचपन की बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं, क्योंकि वो दस्यु पीड़ित इलाका था। हमारे घर के पीछे डाकू और पुलिस के बीच की मुठभेड़ होती थी, हम लोग सुनते थे, गोलियाँ, ये सब बातें थी। बचपन की एक सुंदर सी बात सुनाता हूँ आपको, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। पिताजी जाते थे साइट पर, रात को देर से लौटते थे। हमारा घर कॉलोनी में बाहर था। रात को मुझे बुखार आ गया, तो क्या करें, तो काढ़ा पिया जाएगा। माँ ने कहा काढ़ा बनाना है तो लौंग चाहिए, काली मिर्ची चाहिए और तुलसी चाहिए। तो तुलसी की पत्ती, तो हमारे यहाँ चितरिया बाबा थे चौकीदार, बहुत बुजुर्ग थे, और मज़े की बात थी कि वो रिटायर्ड डाकू थे, मतलब अच्छा मतलब हाँ, और वो बुजुर्ग थे, थोड़े से लंगड़ाते थे, हाथ में एक डंडी थी, लेकिन कहते थे बाई जी को झक नहीं सकते थे, हम हैं थे, मतलब उनका एक बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो माँ ने उनसे कहा कि बाबा जरा वो तुलसी की पत्ती मैं तोड़ के लाती हूँ, ये काढ़ा बना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई जी, आप नहीं जाना, आप नहीं जाना, रात की बेरा है, तुलसी मैया की पत्ती ऐसे नहीं तोड़ सकते। फिर वो वहाँ गए, तुलसी के चौरे के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़े तुलसी मैया से कि भाई तनिक भैया के बुखार आ गया है, रात को समय है, अबेरा है, 2 पत्ती तोड़ लें। और जैसे कि तुलसी मैया ने उनको अनुमति दी हो, उन्होंने वो 2 पत्ती तोड़ी और फिर लाके, ये लोग हैं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा भावनात्मक जुड़ाव है इस पूरी की पूरी प्रकृति से। ये कहानी मुझे जब भी याद आती है, मुझे लगता है कि हमारी जड़ें क्या हैं, हम इसको देखें। छोटा सा उदाहरण है, ये अभी राई नृत्य बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, अब तो हम लोग मंच पे करते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तब राई नृत्य देखना भी ठीक नहीं माना जाता था, क्योंकि वो बेड़नियों का नृत्य था। जिस तरह से उनकी पोशाक भी होती थी, भंगिमाएं होती थी। अच्छा, वो इसलिए थी कि वो भी एक मनोरंजन का साधन था। लोग थक हार के आते थे, तो उनको कोई बहुत तनाव की चीज़ नहीं चाहिए, कोई ऐसा जो हल्का हो, जो उनको ठीक तरोताज़ा कर दे। तो हमारे घर में जो लोग काम करते थे, सुबह आए रामचरण भैया आज इतनी देर हो गई, हाँ भैया हम कल रात के सोए, काहे राई चले गए थे तो सो नहीं सके। हमें कई बार लगता था कि यार रामचरण जी आप जाते हो, हमको क्यों नहीं ले जाते। हमने कहा नहीं, हम भी चलेंगे। नहीं भैया आप लोग नहीं जा सकत। नहीं भैया, अरे आप लोग नहीं जा सकत। नहीं छोटे हो अभी, राई के बारे में बात मत करो। देखिए ये सामाजिक, नहीं तो उनको क्या मतलब है, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। बाद में हमें क्या मालूम था कि वो तो एक लोक का प्रसिद्ध प्रकार है, मंच पे हो रहा है। राम साहेब पांडे जी को पद्मश्री मिली 2 वर्ष पहले। तो डकैतों की बात हुई है, तो मैं एक पूछना चाह रही थी दीदी, लोक गीतों में भी डाकुओं का बहुत जिक्र है। उससे पहले लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मालिनी जी का परिचय में एक लेखिका शब्द भी जुड़ गया है। बहुत खूबसूरत किताब चंदन केवाड़ इन्होंने लिखी है, और मतलब मैं सच बता रही हूँ ईमानदारी से, कभी भी उठा के कुछ एक चैप्टर से पढ़ने लगती हूँ और
कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन जो डाकुओं पर कभी कोई लोकगीत है क्या जो कभी आप गाती हैं, या कुछ ऐसा जिक्र? डाका पड़ गया, डाका पड़ गया वो तो आपको पता है। तो गाने जो ये बता रहे राई उसी तरह के नौटंकी के गाने रहे। डाका पड़ गयो जोबन पे, तो इस तरह के गाने। तो क्योंकि डाका जो है ना, जो पूरी क्रिया है वो थोड़ा सा उसके भीतर जो भाव ही है वो बड़ा अतिक्रमण का भाव है, एग्रेशन तो एग्रेशन है। तो इसलिए चोरी के तो बहुत आते हैं, श्रृंगार में चोरी का भाव। चोरी शायद डकैती के अपेक्षाकृत हमें लगता है कम सॉफ्टर गुनाह माना गया होगा। लेकिन डाकुओं के किस्से जरूर हम लोग ने खूब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तो वो समय देखा ही है जब वो अखबार की हेडलाइंस भी आत्मसमर्पण की याद है। और वो नाम लेने से कोई इस समय लाभ नहीं, बड़े बड़े डकैतों के जो कांड थे वो सारी हेडलाइंस हम लोग को याद है कि एक गांव में इतने लोग गए, इतने। तो वो एक आपको मैं किस्सा बता रही हूँ कि हम एक डकैत थे और हमारे पिताजी ज़िला अस्पताल में डॉक्टर। तो आपको पता है कि डॉक्टरों का भी जो इनसे चोली दामन का साथ रहता है, क्योंकि बीमार पड़े तो कई बार यदि दुश्मन ढूंढ रहा है तो छिपने के लिए सरकारी अस्पताल से अच्छी कोई जगह नहीं है, क्योंकि अस्पताल में कोई गोली नहीं चलाएगा और वहां पर आप भर्ती हो गए तो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने आते थे, जो कि जल्दी बनता नहीं था। तो वो सब कभी एक बार हमारे यहाँ कभी जामुन का सिरका, जामुन सब मरीज लेकर आते थे। और मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, एक कह लीजिए वो थी वाचाल भी, और ये मुझे अच्छा लगता था कौन आया देखो। तो मैं जब बाहर निकली तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे एकदम काला शॉल सर पे लपेटे और बिल्कुल घंटी बजी। तो मैंने खोला दरवाज़ा तो बोला कि मुन्नी डॉक्टर साहब है भेजो। और बिल्कुल वो जो बोल रहे थे ठंड में तो भाप निकल रही थी अपना शॉल में। तो मैं इतना विराट व्यक्तित्व था कि मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा, पता नहीं कौन है। तो मैं दौड़ कर अंदर गई और मैंने कहा पापा कोई आया हुआ है और आपको तुरंत। पापा कुछ कर रहे थे, उठ रहे थे, ये बाथरूम में थे, सुबह 6 बजे जाने। तो लेकिन मैं कहा नहीं आप तुरंत चलिए। पिताजी आए और वो सीधे अंदर घुस आया कमरे में, मतलब वो पेशेंट रूम छोड़ करके अंदर कमरे में आया और आकर सीधे उसने दरवाज़ा बंद किया अंदर आके। अब मेरी माँ तो अंदर ही थी, हम लोग को मतलब पिताजी ने अच्छा पिताजी बड़े रिलैक्स पहचान गए थे वो शायद, हम लोग को तो कहाँ पता हम भाई बहनों को। पिताजी ने बोले क्या भाई क्या बात है? तो बोले कि नहीं, मतलब उन्होंने देशज भाषा में भोजपुरी में बोला। उन्होंने कहा कि इधर तो बहुत खतरा है, आप बस तुरंत हमको अस्पताल पहुँचाओ। तो इन्होंने कहा, पिताजी ने कहा अस्पताल तो भी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपको कोई चोट लगी हो, कोई जख्म लगा हो। तो बोले कहाँ मारना, मार देते हैं अपने को, लेकिन हमको भी 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करो। इनको ऐसे नहीं बन सकता है फर्जी सर्टिफिकेट। और वो हम लोगों ने फिर माँ मेरी आई हमें उठा के तो अंदर ले गई कि तुम बस यहाँ पर क्या कर रही हो। बहुत बाद में वो बात कभी आई गई पिताजी से, उन्होंने पूछा कौन था वो आया था। पिताजी ने बताया वहाँ के नामी, मतलब उस समय दरअसल तस्करी वगैरह तो सब नेपाल की और इसकी सारी शुरू हो ही गई थी। और ये जो डाकू थे वो ज़्यादातर कह लीजिए बाद में तो सब राजनीति में आ गए, वो लोग जिनका मैं नाम ले रही हूँ राजनीति में आ गए थे बाद में। और वो बहुत बड़े नामी आदमी थे, लेकिन उनका घर में आना, मुंह ढक कर के आना और आते सिटकनी बंद कर देना, जो एक दहशत चीज होती है, वो हमने ये भी देखी। और ये भी देखा कि जो जन सरोकार से जुड़े लोग हैं, जैसे डॉक्टर, जिसको कि हर व्यक्ति वो समझता है कि भाई मुझसे कुछ मदद मांगने ही आया है, तो वो कैसे धोखा भी खा सकता है। हालांकि वो व्यक्ति, आपको मैं आज ये बताऊं कि वो उस व्यक्ति का चरित्र का दूसरा भी स्वरूप था कि उस व्यक्ति ने बाद में तक इतना संबंध माना कि कोई बीमार हो, कुछ पिताजी पास वो काम नहीं कर पाए तो बीमारों को तो ठीक करते रहोगे। कि आप सोचिए जब मेरा विवाह हुआ, ऐसे ही अचानक एक दिन सर ढके वो व्यक्ति फिर उपस्थित हो गया। या अवनीश से पूछिएगा, वो शायद नाम बता देंगे कौन। और अचानक आए तो घर में हलचल मच गई कि कैसे चले आए। और वो जब आए अचानक और आकर के एकदम वही शॉल ढके हुए, दिसंबर में का हमारा विवाह था, और आए और अपना व्यवहार देकर जैसे आए थे वैसे चले गए। वो चाहते नहीं तो कोई उन्हें देखे और कोई जाने। तो ये कई बार ये भी होता है कि जिनको आप या कोई भी एक समाज का एक कह लीजिए विकृत मानते हैं, उन सब के भी एक अलग जीवन है। और क्या पता क्या उनकी मजबूरी हो, किस कारण से ऐसे उसमें आए हो। हम लोग के सामने फूलन देवी का तो पूरा किस्सा कि कितने सारे बातें। लेकिन गीतों में नायिकाओं के दुस्साहस की बहुत वर्णन है। ऐसे दुस्साहस जहाँ पे प्रेम इतना है कि मुझे ले चलो,
उसके लिए डाकू बन जाओ, चोर बन जाओ, मुझे उठा के ले चलो। अच्छा, जैसे गाना है, कोई सुना दीजिए ना। मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं जंगल की हिरनी रे तुम पिया छतरी के पूत पूत पिया, तुम पिया छतरी के पूत, उठाए बाण काहे मारत नाही रे, मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं नदिया की मछली रे तुम पिया मछुआ के पूत पूत पिया, तुम पिया मछुआ के पूत, उठाए जाल फांसत काहे नाही रे, मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब। क्या प्रणय निवेदन है, क्या सुंदर, आज पहली बार सुन रही हूँ ये हाँ, वाला। मैंने चैनल ये थोड़े रेयर हैं आपके। मैं जल की मछली हूँ, हाँ। और तुम मान लो कि तुम अल्लाह के पुत्र हो, तो जाल फेंको, फेंको जाल, मैं तो जाल में फंसने को तैयार हूँ। क्या प्रणय निवेदन है। क्या बात है। अच्छा, अभी बताइए चंदन की बात, मुझे पता है आपकी व्यस्तता, इतने आपके शोज, और ये हम लोग आज मजाक कर रहे थे कि जैसे हम लोग दिल्ली नोएडा घूमते हैं, ये दिल्ली लखनऊ तो इनका ऐसे रहता है। ये किताब मतलब ऐसी क्या प्रेरणा थी कि इसके लिए आपने समय निकाला, और इतनी सुंदर, मेरे ख्याल से 27 कहानियां इसमें, 27। बहुत खूबसूरत, और हर कहानी के साथ एक कोई गीत लोक का है। त्योहार, तीज त्योहार का, और एक हाँ, गीत का। गीत का। तो कैसे इसके पीछे कब की प्रेरणा? सच तो ये है कि बहुत लंबे समय से जो मेरे मन में मंथन चल रहा था, लोक गीतों को जितना जितना मैं अध्ययन करती जाती थी, जैसे आपने इसी गीत को कहा कि सुना नहीं आपने, ये नहीं सुना। न जाने कितने गीतों की परतों में देखते झांकते मुझे लगा कि इनमें इतनी सारी व्याख्याएं और इनके इतने आयाम हैं जो एक मंच पे मैं नहीं कर सकती। मैं गा तो सकती हूँ, लेकिन यदि हर गाने को, मैं 12 गाने 13 गाने गाऊंगी एक कार्यक्रम में, लेकिन हर गीत की अभिव्यक्ति ही यदि मैं करती जाऊं तो लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन ज्यादा बनेगा बजाय एक प्रस्तुति के। और एक समय ऐसा आ गया कि वो एक उद्वेलन था मन में, और कुछ कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आसपास के परिवेश से बहुत कुछ संवेदना के साथ ग्रहण करता है, तो शायद हमारे मन में कहीं पर खाकों में चीजें रहीं। तो गाने जब हम देखते गए तो उस गानों में मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसे ही नहीं है, ये तो मेरे परिवार में हुआ है, ये तो मेरे साथ बीता है, ये तो चीजें आनी चाहिए। और ऋचा, एक समय ये आने लगा कि ये बड़ी एक अपनी निजी अनुभूति है जो मैंने किताब में लिखी है, कि एक समय ये आने लगा कि मैं मंच पे जब गाती थी तो मुझे सब, और अभी भी दिखता है, मुझे दिखने लगे, मुझे वो चित्र दिखने लगे, मुझे वो बेटी पिता को कहती हुई दिखने लगी, मुझे वो रूठी हुई नायिका वो दिखने लगी, कान्हा राधिका के संग झूला झूल रहे हैं तो वो दृश्य दिखने लगा। और ऐसा लगने लगा एक दो बार तो एकदम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए कि मैं मंच पे हूँ और मुझे लगा कि कोई जैसे देख कर कह रहा है ये वाला गाना गाओगी, ये गाना, तो मुझको लगा कि अब ये शब्दों में बातें आनी चाहिए। ये अब लगता है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इतना उद्वेलित कर रहा है कि अब ये सामने आना चाहिए। और दूसरी बात जो एक जोशी जी ने शुरुआत में एक बात कही कि हमारे देश में शास्त्र और लोक दोनों की साथ साथ धाराएं चली हैं, और जब लोक इतना विशद हो जाए या लोक में इतना अध्ययन करना पड़ जाए कि उसका शास्त्र लिखना पड़ जाए, या शास्त्र इतना दुरूह हो जाए कि उसका सरलीकरण करना पड़ जाए। हम लोग क्या ये हुआ है, अब सर्वे भवन्तु सुखिनः को हमारे यहाँ जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे, ये हर कथा के अंत में कहा गया। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम यह बताने के लिए एक हिरणी के शोक की कथा हर माँ अपनी संतान के जन्म में भी बधाई के रूप में गाती है। उसके संग अत्याचार हुआ, अब कोई किसी के साथ न करे, तो हम इतने बधाई और मंगल के उत्सव में उसको भी सुमिर लेते हैं। ये जितनी भी हमारे जीवन मूल्यों की बातें हैं उनको मुझे लगा कि ये, और चूंकि संस्कृत का अध्ययन किया हुआ, बीए तक मेरी संस्कृति थी, तो वहाँ पर चूंकि जब जिसने एक बार बाणभट्ट का विंध्याटवी पढ़ लिया हो तो भाषा शिल्प उसका, और जिसने रघुवंशम यदि पढ़ा हो तो वो कहीं ना कहीं भारत देखने की उसकी दृष्टि बदल जाएगी जिसने संस्कृत का अध्ययन किया। और मैं ये बात बड़े आग्रह के साथ कहना चाहूँगी कि आप किसी कैरियर के लिए नहीं, रुचि के लिए
अपने को समृद्ध करने के लिए संस्कृत को पढ़ें, क्योंकि जिन मंत्रों का आप पाठ कर रहे हैं, जिन श्लोकों का आजकल बहुत चला है कि भाई ये इसको पढ़िए, स्रोत को पढ़िए, लेकिन संस्कृत पढ़ गए और आपको यदि अन्वय करना, संधि विच्छेद करके उसका अर्थ पढ़ना समझ में आ गया, तब आपके लिए हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। मुझे लगा कि लोक में तो ये वही वाली बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में कही गई। और मैं एक बात से एक बहुत पीड़ित और दुखी होती थी कि लोक गीतों का बड़ा सामान्यकरण हमारे यहाँ समाज ने किया है, लोक कलाकार का भी और लोक गीतों का भी, कि बड़ा सामान्यकरण है कि अच्छा ही देखो ये कुछ गाएंगी, हर चीज मनोरंजन के लिए हर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक एक गीत शिक्षाएं थी, एक एक गीत जैसे पुस्तक, जैसे दादियों ने सोचा कि ये गाना रचो और बिटिया को सिखाओ, कि इसी बहाने गा तो रहे हैं क्योंकि में पांचवा भी अपना सुर मिला रहा है, लेकिन परिपक्व होते होते दरअसल वो गीत एक मंत्र की तरह, एक सीख की तरह से उनके भीतर बैठ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं नायिका, वो माँ कहना क्या चाह रही थी, सिखाना क्या चाह रही थी। जैसे वो हमारे यहाँ गीत है एक, कोई आँख दावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो, झोंकवन भरे पनिहारन तब फल मिले सुनहु हो, अमुआ लगावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो, राही बाटे जौन अमुआ कहिए तब फल मिले सुनहु हो। यानी जो भी कर्म हो वो लोक हित के लिए हो। यदि कुआं बने तो राह चलती पनिहारन पानी भर के जा सके, बाग लगाओ तो तब सार्थक है जब उसमें लटके हुए वृक्ष के लटके आम राह चलता पथे खा के अपनी भूख मिटा सके। ये भी सबका कल्याण। सब अंत में नायिका या माँ पति से पूछती है, साहिब है तो ऐसा मान्यता है कि कौशल्या दशरथ के बीच संवाद है, वो कहती है पूता जन्म कौन फलू मोरे साहिब साहिब हो। अच्छा, पुत्र के जन्म का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या हित है? उत्तर मिलता है, दुनिया मंगल जब माँ नहीं है, दुनिया मंगल जब माँ नहीं है, तब फल मिली है तब सुनहु। तुम्हारे संतान होने से, उसके जन्म लेने से, उसके होने से यदि इस सृष्टि को आनंद मिला है तब उसके होना में सार्थकता है, अन्यथा नहीं। यानी संतान हो तो भी परमार्थ के लिए हो। तो ये जो मुझे लगता है ये सोहर है। अब ये गाते गाते मुझे नहीं लगता 18-19 साल की लड़कियां उस उम्र में समझ पाएंगे, हम लोग को भी नहीं आता था। धीरे धीरे अर्थ समझ में आने लगता है, जैसे वो करत करत अभ्यास। कई बार आप लोकगीतों में तो होता ही है कि आप कई बार गाइए तो फिर आपको समझ में आने लगती है। अब हर लोक कथाओं की कथा में क्या है कि सबके संग दुख आता है, सबको संघर्ष आता है, लेकिन अंत में सुखांत है। यही भारत की संस्कृति रही है। तो मुझे लगा कि ये अब चीज़ें एक पुस्तक के रूप में आनी चाहिए। मेरी नानी के, जब मैं काही के बही देश गाती थी, आपने मध्य प्रदेश की बात की, ननिहाल मेरा मंडला उसमें तो आप रुला देती हैं लोगों को। हाँ, वो तो मैं जब रोती थी तो मैं इस गीत को सुनकर ये सोचने लगी कि मैंने जब पहली बार गाया तो मैंने अपनी ड्योढ़ी याद की, अपने भाई को याद किया, और वो समय आया कि मैंने अपनी बेटी को ब्याहा। और आपको तो सुन के अच्छा लगा, उसी बीच में एक संयोग हुआ, हमारी ननिहाल मंडला की नानी हमारी मंडला की थी, तो वो हमेशा बताती थी नर्मदा में हम तैरते थे और घड़ियाल इतने उसमें थे और हम लोग पैर में ऐसे धोती लांग के एक बार में लांग जाते थे, टमटम से जाते तो जंगल था और इतना शेर थे और एक मामा को शेर भी कहा गया। तो हम लोग सुनते थे तो दंत कथाओं जैसी कथाएं लगती थी, लगता था कि पता नहीं कितना सत्य कितना वो। तो नर्मदा महोत्सव जो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग से होता है, तो उसमें जबलपुर में कार्यक्रम के लिए उन्होंने बुलाया। मैं पहले जबलपुर कई बार जा चुकी थी, तो मैंने जिन्होंने जो आयोजक थे मध्य प्रदेश संस्कृति, मैंने उनसे कहा कि एक अनुरोध है, ये कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? तो उन्होंने बताया अमरकंटक, कहाँ कहाँ 5 जगह, और उन्होंने बाद में हल्के से कहा मंडला। मैंने कहा मैं मंडला जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आपकी डिमांड वहाँ पर है जबलपुर में, मंडला बहुत छोटा, आपको एक कम लोग। मैंने कहा मैं जाना है, आप मेरा स्वार्थ समझ लीजिए, मेरी ननिहाल है, घर से कोई नहीं गया, मैं इसी बहाने हो आऊँगी, मैं जाऊँगी। वो बड़े प्रसन्न हुए, मंडला वाली बड़े प्रसन्न आ रही है। मैं गई, और जब मैं भाई को मैंने साथ लिया कि उस यात्रा में, हमारे लिए वो आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा थी, हमें कुछ नहीं पता था जोशी जी वहाँ कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई, अब वहाँ पे मेरी नानी का ननिहाल, मतलब ये 5-6 पीढ़ी पुरानी बात हो रही है। अब मेरी माँ भी नहीं रही, कन्नौज में अब हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो हम कोई वहाँ का सूत्र नहीं।
हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं सीधे वहाँ पे डीएम महिला थी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे गाँव, तो भाई को गाँव याद था, करैल गाँव की वहाँ की जमींदारी थी, ये थी। उसने तुरंत पटवारी को बुलाया और जैसा होता राजकाज, हम लोग को गाँव घर मिल गया, हम लोग पहुँच गए। चमत्कार की तरह से जब घर पहुँचे और घर की जब ड्योढ़ी देखी तो हमें लगा जैसे घर हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो, तो पता चला किसी लिटिगेशन में वहाँ मुन्नी देवी की धर्मशाला करके हमारी नानी के पिताजी की मूर्ति बनी हुई। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ कभी यहाँ नहीं आई, मेरे मामा कभी यहाँ पे नहीं आए, और सबसे बड़ी बात हमारी नानी कभी नहीं आई ब्याह के बाद। तो जब मैं वहाँ गई और मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि नानी तो कुछ नहीं बताती थी। आज जब 2023 में की बात है, तब इतना घना जंगल है और कान्हा नेशनल पार्क जो आज बोलते हैं वो वही है। तो मैंने कहा ये अभ्यारण्य इस समय यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है, तो वो 100 साल पुरानी जो कहानियाँ बता रही थी। और तब मुझको ही लगा कि उनके वो जीवन में कन्नौज की बहू तो बन गई थी, लेकिन वो जीवन भर नर्मदा की बेटी रही, वो मंडला की बेटी रही, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मायके का बखान करती थी। हमारे यहाँ ऐसा था। और वो लड़की जो 13 साल में ब्याह गई और कभी वापस नहीं गई। क्यों नहीं गई उसके तो अलग कारण हो सकता है क्यों नहीं गई। तो जब काहे को ब्याही विदेश में गाती हूँ, वो खुसरो ने लिखा, 800 साल पहले लिखा, लेकिन ये ऐसी आप बीती कहीं आसमान से टपकी कथा नहीं, मेरे घर में जीवंत है कि एक। और सोचिए आज भी भौगोलिक आप यदि दूरी नापिए तो कहाँ कन्नौज है और कहाँ मंडला है। उस समय के हिसाब से तो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर की दूरी। पहले परंपरा भी थी, देखिए एक घर में जहाँ 4-5 बहुएं हैं तो वो कन्नौज वाली, वो झांसी के नाम वाली, से, वो बीना वाली, वो इटारसी वाली, वो मंडला वाली। तो ये क्या था? तो एक तरह का ये भी कनेक्ट है जबलपुर ना। वाली चाची, हाँ, हम लोग ऐसे तो ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ, जहाँ 4-5 बहुएं हैं, 6 बहुएं, तो उनको उनके और मायके के, हाँ, मायके अपने जड़ों से याद उनकी जड़ों से याद दिलाते। वो झांसी वाली, मतलब बुरा मत मानिए, झांसी वाली बड़ी तेज है, झांसी वाली बड़ी तेज है, वो झांसी की रानी ये बोलते ऐसे कहते। तो ये क्यों बोलते थे? ये ऐसे ही बोलते थे क्योंकि हमने हमारे ग्वालियर में हमारा परिवार, मेरे पिताजी 4 भाई थे, तो माँ इंदौर की थी, तो वही इंदौर वाली आ गई क्या। माँ इंदौर की हैं मतलब, लेकिन वो जो नीचे जो घर के पुराने लोग हैं या जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यही जानते थे कि इंदौर वाली हैं, वो एक भेलसे वाली हैं, एक ग्वालियर वाली है। तो ये वाला जो है, तो ये कहाँ से आई? हम आज तक अपनी नानी को ग्वालियर वाली नानी बोलते हैं। हाँ, तो यही ये काहे को ब्याही विदेश का ही जो है वो अगला रूप है कि आपको मायके की याद रहे। आपको एक और बात बताएं, अभी हम लोग कहीं गुरु तत्व की बात कर रहे थे। ये जो मायका है ना, ये बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। देखिए महिलाओं को मायके की तरफ खिंचाव रहता है, मायके से हमेशा प्रेम करती, ये तो हम बात मानते हैं। आपने कभी सुना है मराठी में बहुत सारे अभंग हैं, गुरु का घर मायका है। माझे माहेर पंढरी, भीमसेन जोशी का जो बहुत सुंदर अभंग है, माहेर क्या है? मेरा मायका। वो कहते हैं माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या तीरी। तो वो पुरुष गा रहे हैं, पर वो गा रहे कि मेरा मायका तो वो है। तो हम लोग कई बार सोचते थे कि महिलाओं का तो मायका होता है, पुरुष का मायका क्या है? ऐसा कबीर ने भी कहा, नहीं हरवा हमका ना भावे। यही बात है। बिल्कुल। तो मेरी गुरु माँ ने जो घर बनाया, उस घर का नाम रखा माहेर, यानी मायका। तो कि माहेर क्यों है? तो वो बोलती थी बेटा ये तुम लोगों के लिए मायका है। तो ये जो मायका शब्द है ना, इसमें इतना प्यार है, बहुत ये जो आपको सिर्फ उस शब्द के उच्चारण से ही आपके रोम रोम जो है वो खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और एक बात और है, लोग कहते हैं कि ब्याह होने के बाद लड़कियों का मायके में अधिकार नहीं रह जाता या वो बात नहीं रह जाती, लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूँ, मुझे नहीं पता अधिकार की परिभाषा क्या है, आज भी मायके में ही आकर के लड़की मन से कहती मुझे ये खाना है, बिल्कुल मुझे माँ ये चाहिए। वो जो एक बचपन जीना, अपने स्वतंत्र मूल रूप में आ जाना, जहाँ पे दायित्वों से दूर होकर। और इसीलिए देखिए सावन का महीना है, ये जोशी जी एक तो बड़े गड़बड़ आजकल बात हो गई, लड़कियां क्षण अब मायका या ससुराल आने जाने का जो रस था ना, उसमें थोड़ा सा कमी आ गई। पहले 1 महीने को सावन जाती थी मायके, सावन का महीना माने भाई आए लिवाने, वो जाएंगी, फिर पूर्णमासी पे राखी बांध करके ही वापस आएंगी। अब तो एक दिन को जाती हैं, अब एक दिन को जाती हैं, तब आने में कोई चाम नहीं रहा, न कोई बाट जो होता है कि अच्छा आएंगी। वो जो 1 महीने को आती थी, तो जो 11 महीने का कुछ स्ट्रेस, दायित्व, जिम्मेदारी सब छोड़ करके यहाँ पर भाभी माँ सब लाड़ करती थी। अभी भी उन परंपराओं में बहुत बहुत बात है, उस तरह निभाई जाए तो। आगे की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन काहे को ब्याही विदेश, मुझे लगता है एक लाइन इतना खूबसूरत बात हो गई मायके पर।
काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोए, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोए, काहे को ब्याही विदेश। भैया को दीन्हो बाबुल महला दो महला, भैया को दीन्हो बाबुल महला दो महला, अरे हमका दीनो परदेस, अरे लखिया बाबुल मोए, काहे को ब्याही विदेश। बहुत सुंदर। ये लोग हैं। और देखो इस जो लोक आप में निशब्द एक कर- बेटी ने अपने पिता से बुनियादी सवाल कर दिया, भैया को दीनो बाबुल महिला दो महिला, हमका ब्याहू परदेस, हाँ, एक ही पेट के जाए भाई बहन, ये भेदभाव काहे को ब्याही वही विदेश। सवाल करने का अधिकार और पिता है। से, जिस युग में पिता से कन्याएं बात नहीं कर सकती थी, खुसरो ने उस समय 800 साल पहले ये कल्पना की एक ऐसी लड़की की, तो ये कमाल का मतलब क्या हर चीज। लोक आवाज भी था, मुझे लगता है महिलाओं की, समाज की, अभिव्यक्ति थी ना, अभिव्यक्ति, बिल्कुल, भाव बिल्कुल। की, हर चीज की। अब जो मैं जो एक आप दोनों से सवाल पूछना चाहती हूँ, ओरल ट्रेडिशन रहा ज़्यादा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। यहाँ पे आपका IGNCI की मैं बात करूँगी, मालिनी जी ने किताब लिखी उसकी बात करूँगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। कुछ समय पहले, कुछ साल हो गए, मेरी एक मतलब बुआ की बेटी की शादी हो रही थी। हमारी बुआएं खूब ढोलक बजा रही हैं, हम ढोलक पे, अच्छा उसमें DJ की ज़रूरत नहीं होती, आप खूब नाचते हैं। मैंने अपनी बुआ से कहा कि आपकी पीढ़ी जब चली जाएगी सब, हमने तो सीखा नहीं। एक ये हुई है गलती, हमारी पीढ़ी ना हमें सिखाया गया ना हमने सीखा। मैंने कहा हमारे बच्चों की शादी में ढोलक कौन बजाएगा? और ये हो गए बाद 8-10 साल हो गए इस बात को। तो मेरी बुआ ने ऐसे मजाक में कहा, रहे तुम्हारी बेटी तक तो हम हैं, उसके बाद के देखेंगे अपने। ओरल ट्रेडिशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसको आगे पहुंचाने का काम, ये कितना आप लोग चूंकि उसमें हैं, कितना दुख होता है या चैलेंज लगता है या लगता है कि कुछ होगा? अभी भी आप पॉजिटिव हैं उसको लेकर? देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, और ओरल ट्रेडिशन ही थी। और क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ लोक की बात ही नहीं है, भारत में तो पहले ही श्रुति और स्मृति ही थी। हमारे यहाँ पहले भी शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रुति से सीखा, फिर जो स्मृति से सीखा, तीसरी कैटेगरी आती थी जो किताब में पढ़ के सीखा। हम लोग जो इस वक्त के, जो हम लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम लोग थर्ड रेट की विद्वान उल्टा चल रहे हैं। आप समझिए ये है। तो हमारे यहाँ कभी भी लिखने की परंपरा बाद में, पहले श्रुति और स्मृति से बात आई। ये लोक में भी था। लोक में दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले मालिनी जी कहा कि इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, ये हो रहा है, होता रहेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की क्या आवश्यकता है। आज समस्या ये आ गई है कि जो अगली पीढ़ी तक वो बात ट्रांसमिट नहीं हो रही है। सुनने के लिए तो हो भी रही है, पर गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए नई पीढ़ी तक जा ही नहीं रही। समझने के लिए, समझने के लिए नहीं जा रही है। तो अब हो क्या रहा है कि वो एक जगह जाके चीज रुक जाएगी। कहीं भी है, लोक तो अविरल प्रवाह है, वो बहता रहेगा, नई नई चीजें आएंगी, नए संदर्भ आएंगे, तब वो जाके बात बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि वो एक जगह जाके रुक गई। कई जगह ये भी हुआ कि खत्म ही होती चली जा रही है, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे हमारी हस्तकलाएं हों, चाहे शिल्प हो, चाहे और भी किसी तरह की बात हो। कला केंद्र में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ इसलिए ना करें कि ये संदर्भ है, डॉक्यूमेंटेशन हम इसलिए करें कि हम नई पीढ़ी को सिखा सकें, हम नई पीढ़ी को बता सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कला को हम फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास रम्मान की परंपरा है। रम्मान जो बड़े बड़े मुखौटे लकड़ी के, आदम कद से भी ज़्यादा, यानी 7 या 8 फुट के लकड़ी के मुखौटे लेकर वो पूरा नाट्य रूप किया जाता था। अच्छा। वो रम्मान की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। सलाह और डूंगरी 2 गांव थे, वहाँ पर रम्मान के मुखौटे पूजे जाते हैं। वो साल भर परफॉर्म करने के बाद वो साल भर मंदिर की तरह पूजे जाते हैं। हमने वहाँ पर जाकर वर्कशॉप्स की, कैंप्स किए, उनके साथ बातचीत की, और धीरे धीरे वो रम्मान की परंपरा
रिवाइव हुई। न सिर्फ रिवाइव हुई, नए लोगों को उसके साथ एक आर्थिक मॉडल भी जोड़ा कि भाई कैसे उससे आप कमा सकते हो, कुछ उसके सोविनियर्स निकाल सकते हो, मिनीचेयर्स बना सकते हो, कोई चीज़ें। अब वो बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भी आए। पहले ये था कि 70-80 साल से ज़्यादा के ही लोग थे, अब जो है युवा भी आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक दूसरी बात में जो थोड़ी गंभीर बात है वो कहना चाहता हूँ, और मालिनी जी उससे सहमत होंगी। देखिए, हमारे यहाँ लोक में चूँकि कोई डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा नहीं थी, इसलिए वो सब श्रुति और स्मृति में था, सब कुछ सहज चल रहा था। लेकिन जब से ये सारा कॉपीराइट का इशू आया है, IPR का इशू आया है, सबसे बड़ा खतरा हमारी लोक संस्कृति को है। देखिए, आपने एक गीत गाया, काहे को ब्याही विदेश, वो मीर खुसरो का गीत है, आपने गा दिया, फिर किसी और लोक कलाकार ने गा दी। कल को अगर किसी व्यक्ति ने इस पे अपना कॉपीराइट क्लेम कर दिया तो आप गा ही नहीं सकते उसको। व्यक्ति भी नहीं, म्यूजिक कंपनीज कर नहीं गा सकते। ये था घूमरो घूमरो, कश्मीर का लोकगीत है, आपने कंपोज कर दिया। अब कंपोज कर दिया तो अब इस पे कॉपीराइट आपका हो गया। तो अब जो लोक कलाकार वहाँ परंपरा से गा रहे हैं, या सास गारी देवे ननद गारी देवे, ससुराल गेंदा फूल, इसका निमुड़ा निमुड़ा, ये सारे गाने चूंकि हमारे लोक में थे और लोक कलाकार गाते थे, परंपरा से गाते थे, बल्कि ये वहां से चुराए गए हैं। यही हुआ, मतलब मेरा ये कहना है कि वहां से आपने लिया, और अब जाके उसका अधिकार छीनता जा रहा है। बहुत बड़ा काम हमको करना है, वो इनको थोड़ा सा सुशिक्षित करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉपीराइट के तहत अगर किसी और ने कॉपीराइट कर लिया। देखिए, बड़ा उदाहरण है हमारे सामने वसीफुद्दीन डागर साहब का और AR रहमान साहब का, कि उनकी जो पारंपरिक धुन है शंभो शिव शंभो वाली, परिवार की धुन है, वो पीढ़ियों से गा रहे हैं उसको। AR रहमान साहब ने उसकी धुन को किसी दूसरे गाने में डाल दिया, उनको कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ी, और मुझे खुशी है कि न्यायालय ने डागर साहब के पक्ष में फैसला दिया कि ये आपकी पारंपरिक चीज़ है। देखिए, ये सब जगह हो रहा है। हम हमारे कलाकारों को कैसे सचेत करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और बहुत बड़ा हमारा टास्क, काम भी है। सिर्फ प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कलाकार को सचेत करना होगा कि भाई इसको आप अपने IPR के तहत रजिस्टर कराइए। आज मालिनी जी के हजारों लोकगीत हैं, वो गाती हैं, मंच पर गाती हैं, कॉपीराइट है क्या? कल को ये प्रश्न आएगा। तो ये जो एक, और हम सब सहज थे, सहज हैं, भगवान करे सहज रहेंगे। और लोग तो सहज ही था, लेकिन हाँ, यही मेरा कहने का मतलब, हम सहज ही थे, और वही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोक की खूबसूरती है। इतनी बड़ी गायिका आपके सामने, आपने कहा गा दीजिए, उन्होंने गा दिया बिना किसी कि मेरा साज नहीं है, मेरा सुर नहीं मिल रहा, मेरा ताल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सहज है। ये जो सहजता थी हमारे यहाँ, ये सहजता धीरे धीरे एक बहुत अधिक औपचारिक वातावरण में बदल जाए तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे लोक को होगा। तो इसके लिए हमें एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म तैयार करना होगा। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग खूब मस्ती लें, खूब एंजॉय करें, पर हमारे उस लोक कलाकार के हित का भी ध्यान रखें। वो कलाकार है जिसने परंपरा से 5, 7, 10 पीढ़ियों से उसको संजो के, 800 साल पुराना गीत, 1000 साल पुराना गीत, सोहर गा रही हैं, दशरथ के समय का, कहाँ से ये बने होंगे गीत। आज कल को कोई व्यक्ति ऐसे ही कॉपीराइट क्लेम कर दे कि नहीं साहब, वो मेरे घर में एक किताब थी, उसमें मेरे पिताजी ने लिखा था, इसलिए अब ये मेरा गीत हो गया। आप क्या कीजिएगा? मुंबई में, दिल्ली में बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इसको लेकर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, पर हमको ये नीचे तक पहुंचाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप जब बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो परफॉर्म कर रही होती, तो जैसे आपकी किताब में था कि कहीं कहीं जैसे होता है कि थोड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनका एक हर गाने से सैया मिले, लड़कैया से एक कनेक्शन होगा, कोई पुरानी याद जुड़ी होगी, नई पीढ़ी को आप कितना देखती हैं कि आपके साथ इन्वॉल्व हैं या समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। नई पीढ़ी तो मैं तो बहुत प्रशंसा करनी चाहूँगी कि नई पीढ़ी तो इस समय मुझे लगता है कि उनके पास थाली में हर तरह का संगीत, हर चीज़ उनके पास। और पिछले समय से मुझे लगता है 10, 12, 15 साल से जब से YouTube आया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, तब उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उसने देख सुन न लिया हो। और उसके बाद उसने अपना तय किया है कि उसको क्या देखना सुनना है। मैं उसका अब देखती हूँ कि इसका एक कई आयामों में इसका मैं जिक्र कर सकती हूँ। पहले तो मैं अपना देखती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में
निश्चित रूप से बुजुर्ग महिलाएं, विवाहित महिलाएं खूब आती हैं कार्यक्रमों में कि ये गीत सुनने को नहीं मिलते, ये गीत तो हमने हमारी ननद गाती थी। उनका तो एक कनेक्शन वो, हाँ, उनका कनेक्शन है क्योंकि वो रिकॉल वैल्यू, उन्होंने सुना हुआ है गाने। लेकिन युवा आते हैं देखने और सुनने, और बहुत भारी तादाद में आते हैं। ये जो है मुझे क्योंकि एक बात मैंने देखी है ऋचा, अब इतना समय आते जाते मिलते, लड़के यंग मिलते हैं, सीधे पाँव छूते हैं, मैम सो प्राउड ऑफ यू, कैन आई टेक अ सेल्फी। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ का आदर होना चाहिए। ये कुछ हमारी संस्कृति की बात है, ये सेंसिटिविटी अब आ गई है। लेकिन बीच में आपके लिए संघर्ष था, संघर्ष जब आपने शुरू किया बहुत था, लंबा, तब मजाक, बहुत इस लंबा। किताब का सबसे पहला चैप्टर है बच्चे का है, हाँ, सबसे पहला प्रसंग है। बच्चे का बच्चा प्रसंग दौड़ के आता है और इनको एक कुछ 10 रुपए का सिक्का देता है, पैर छू के जाता है। मतलब वो बड़ी बात है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी इस दीदी की तारीफ करनी होगी कि बहुत लंबा संघर्ष रहा है। जब एक टाइम था जब रिग्रेसिव और कैसा पहनावा और ये तो और छोड़ो, सब कुछ ऋचा, चीजें। सबसे बड़ी बात हमको इसका कष्ट नहीं था कि हमें कोई कहे, पूरी लोक संस्कृति के प्रति एक कहीं ना कहीं दुराव का भाव था कि परंपराओं से भी छोड़ना, उस भाषा से, पहनावे से, हर चीज से। तो लोकगीत तो उसका एक हिस्सा है, तीज त्योहार, हर चीज से जैसे कि लगता था पुरानापन है उसमें सब कुछ। तो निश्चित रूप से जब मैं गा रही थी तो बहुत सारे लोग उसमें एक आलोचना, जजमेंट, ज़्यादा आपको एक स्क्रूटनाइज या आलोचना करते थे। वो तो मुझे लगता है हर किसी को यदि कुछ करना है और उसने निर्णय कर लिया तो फिर वो इन चीज़ों का सोचता नहीं। आज मैं ज़रूर इन पर बात कर रही हूँ, तो लेकिन मैं रोई भी हूँ और बहुत दुखी भी हुई उन बातों को सुनकर, आहत भी हुई हूँ। लेकिन ठीक है, वो समय गुजर गया क्योंकि अडिग रही उन बातों पर। लेकिन एक उदाहरण देती हूँ ऋचा, बहुत सारे बच्चे, एक मैं अब यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी, इनमें से कुछ को तो तुम जानती हो। करीब 15-20 साल से दिल्ली में जब मैं प्रोग्राम देने आती रही, 20 साल से, तो कुछ युवाओं का एक झुंड था, लड़कों का, जो हर कार्यक्रम मेरे आता था, करीब 16-17-18, उसमें रोहित वगैरह सब। तो ये सब के सब उसमें, अब तो कुछ उसमें से नाम क्या लेना, कुछ तो उसमें अब लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जिनकी किताबें छप गई। उस समय सब स्टूडेंट थे, 15 साल में पीढ़ी पूरी आगे आ गई, युवा थे, तो वो सब कार्यक्रम देखने आते थे। हम फिर पता चला 15-20 दिन बाद कहीं आए, देखा वही टोली, फिर वहाँ तो एक मुझे भी उनकी आदत पड़ गई। वो सब मिलाते थे कि अब इससे शादी करने वाला है, वो जो साथ की जैसे पाठनी, तो एक हमारा नाता बन गया उन सब से। उनमें एक बालक बिहार का, और उससे मेरी बातचीत हुई। तो हमने जब गाना गाया, विदाई का गाना था, जिसमें कि बेटी की शादी की विदाई का गाना है कि अम्मा मोरा साज धरो, अब तोरी बेटी भैली पर आई करके गाना है। उसको गाते ही बड़ा वैसा भाव। तो जब मैंने इसे गाया तो वो लड़का मेरे पास आया, बोला कि मैम एक बात कहना चाह रहे हैं। हमने कहा बोलो बेटा। तो उसने कहा कि आपको पता है, पिछली बार आपको जब मैं मिला और मैंने गाने आपके कई बार सुने, तो मैंने अपने पिताजी से कहा, तो प्रोग्राम सुर संग्राम देखते थे, आपको सब जानते हैं। तो बोले मैंने पहली बार अपने पिताजी से कहा कि पापा, गाँव का अपना पूरा खेत खलियान छोड़कर यहाँ क्यों आए, 2 कमरे का फ्लैट में। तो पिता ने जवाब दिया, तुम्हें पढ़ाना था, तुम जो आज इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो इसीलिए पढ़ पा रहे हो कि हमने वहाँ पर सब बेच कर तुम्हारे लिए हम यहाँ आए। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये मेरे सपने पूरे हुए कि आपके, कि मैं यहाँ शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन जिस दिन किसी योग्य बन गया तो सबसे पहले मैं अपने गांव जा कर के वापस बसूंगा। ये आज के युवा की बातचीत है। तो मुझे लगता है कि तरक्की के माने कि हम गांव छोड़ के शहर को भागे, और शहर आज गांव में आने को तरस रहा है। जो आप मिलेट्स की जो बात कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो छटपटाहट है, पहले थी कि हम को जड़ों ने इतना समेट रखा था, बांध रखा था कि हम उससे मुक्त होकर भागना चाहते थे। अब इतनी दूर निकल के आ गए कि हम चाहते हैं कि हमें कोई बुलाए, हमको कोई स्वीकारे, कोई दस्तक दे। ढोलक है कि नहीं गांव में, वो काकी अभी है कि नहीं जिंदा, जो हमेशा हर तीज त्योहार मनाती थी। गांव में जाएंगे तो लोग पहचानेंगे, अब स्वागत करेंगे, क्योंकि उस आडंबर का अतिरेक देख लिया। अब वापस रिश्तों में, नातों में इंसान बंधना चाहता है। तो मैं अपने कार्यक्रमों में तो देखती हूँ खूब युवाओं की भीड़ आती है। एक बात जो आपने आपसे प्रश्न पूछा, मैं बतौर कलाकार कहना चाहूँगी, उसके 2 आयाम। एक तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक तो उसका हिस्सा है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, कि भाई गा रहा है कोई, और दूसरा ये कि उसका डॉक्यूमेंटेशन। ये जो कार्यक्रम मंचों पे होने लगे, मंच के लिए बने नहीं थे, ये सरकार की सोच आई। और कई लोग जो बहुत प्योरिटन्स हैं,
वो इस बात की आलोचना करते हैं कि जो चौपाल, खेत खलिहान, गांव की घरों की चीजें थी, उनको मंच पे हमने कृत्रिमता में लाकर एक उनको हमने एक दूसरा जामा पहना दिया, और इससे उसकी मौलिकता भी नष्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं सब जो आजकल आप देख रहे हैं उसका ही एक विस्तार। ये एक बहुत बड़ी एक सोच है एक पक्ष की। बिल्कुल सही बात है, उनकी दृष्टि से वो चिंता है तो बिल्कुल सही चिंता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि यदि सरकार ने ये नहीं किया होता, आज़ाद भारत में यदि आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने अपने मंच क्रिएट करके, और सरकार ने, संगीत नाटक अकादमी जैसे मंचों ने यदि लोक कलाकारों को कि भाई आओ और गाओ, ये एक तरह से उनको सम्मान दिलाना था। क्योंकि हम कैसा भारत देखा, हमने तो अपनी शिक्षा को खारिज किया, हमने अपनी भाषा को खारिज किया, हमने अपनी परवरिश को खारिज किया, हमने अपने जितना ज्ञान, दान, दर्शन था, अपने आहार को, सबको खारिज किया। तो हम उनको कैसे पूछते जो गांव में और कस्बे में, या जो एक आंचलिकता की जो बात कर रहे थे, उनको सम्मान दिया सरकार ने। तो कहीं ना कहीं मंच पे आना एक तरह की बहुत बड़ी आर्काइविंग आज आकाशवाणी, दूरदर्शन के पास मुझे आज भी लगता है कि दे आर द बेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि मैं आकाशवाणी की कलाकार बहुत बचपन से देखते हुए बाद में कलाकार के रूप में हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन उनके पास एक वो कह लीजिए एक आकलन, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रहा है। दूसरी बात यह है कि श्रुति और स्मृति परंपरा जिसको आपने बोला, अच्छे गवैये, अच्छी तालीम इसी की है। कोई यदि सच्चा आज भी गुरु है, तो जैसे कॉपी यदि खोल दी किसी ने तो तुरंत वो डांटते थे कि बंद करो, क्योंकि तुम्हारे अक्षर पे ध्यान है, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे ऊर्जा है ना, शब्द ऊर्जा है, शब्द ब्रह्म है, वो यहाँ तुम रिसीव कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारे यदि यहाँ से नहीं ग्रहण कर रहे हो तो सातों चक्र कहाँ से ग्रहण करेंगे? लोक तो यहाँ से निकलना है, अनाहद का नाद है पूरा। तो ये कहीं ना कहीं सारे अच्छे गुरु आज भी कॉपी, और इसीलिए हम लोग को लोग बोलते हैं आप कितने गाने याद होंगे, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग को भाई कॉपी किताबें देखी नहीं। और आज भी कभी कभार हमें, आपको बता, एक एज अ परफॉर्मर सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, कई बार ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ किसी विशेष विषय पर गाना, विशेष दिन, किसी विशेष अवसर, अच्छा, हाँ। नहीं, मान लीजिए कोई ऐसा मौका है, जैसे कि मान लीजिए हम, अरे कोई त्योहार है, कोई विशेष दिन है जिस पर गाना है, तो हमने कहा नहीं आज तो सिर्फ यही गाना है, तो हमने लिख लिया, और लिखने के बाद हमने डायरी स्टैंड भी रख लिया, और बाद में हमारे साथी कलाकार बताते दीदी आपने पलट के देखा भी नहीं एक बार भी। लेकिन हमारा एक जो सबकॉन्शियस माइंड हमें कहता नहीं, हमें उसका आसरा लेना है, और वो रखा है लेकिन देखा नहीं। ये बहुत अभ्यास से ही होता है, ऐसा नहीं कोई जादू है, करते करते हो गया। लेकिन ये आज भी हम लोग भी सिखाते हैं। तो पहली चीज यही कहते हैं मन में बैठ जाए फिर उसको लिखो। अच्छा, एक और मजेदार बात, हमारी गुरु, ये भी सीखने वाली बात है, अप्पा जी का यहाँ जिक्र कर रही हूँ, श्रद्धेय गुरु अप्पा जी, गिरिजा देवी जी हमारे गुरु। गुरु भी, आपने जो एक बात वहाँ कही, शिष्य को ढूंढता है, उसके कारण ये किस्सा बता रही हूँ। तो वे हमारा रुझान तो जानती थी कि लोक में है और लोकगीतों में, तो कभी कभी जब रस आ जाए उनको सिखाने में और बतकही में, तो वो हमको बैठ करके पुराने गीत बताएं कि देखो मुबारकबादी, देखो इस सहरा, देखो वो वाला झूला लिखी हो, पालना सीखी हो। तो हम लोग तो ऐसे खजाना ठुमरी दादरा से हटकर अप्पा को कभी गाते नहीं सुना। हमने कहा अप्पा नहीं बताइए, तो वो तुरंत गाने लगे। तो जैसे और शिष्य कॉपी में तुरंत लिखने लगे, तो तुरंत बोल ना याद करो, तो ना तोहार खातिर ना ही गावत हई, मालिनी के सुनावत हई, तू अपन खाली ठुमरी दादरा सीख। वो किस पात्र को क्या देना है, ये बात बता रही हूँ मैं कि क्या मैं अब सोचती हूँ कि मुझे उस समय लगा कि वो लेकिन उनको ये पता था कि ये चीजें जहाँ देना है तो नहीं, क्योंकि वो कभी भी मंच पे अप्पा जी लोक गीतों को कभी भी उन्होंने प्रस्तुति, बहुत पुरानी आपको ईपी मिलेगा जिसमें उनका चौमासा है, एक उनका बन्ना है, ये 60s के रिकॉर्ड है अप्पा जी के, जो एक ईपी है उसमें उनका एक है, अरे जो हूँ तोरी बटिया ओ बालमा, इस तरह के रेयर 2-4 गाने हैं। लेकिन कभी उन्होंने मंच पे बाद में नहीं गाए। झूला कजरी होली वो तो हम लोग सब उपशास्त्री मानते हैं, लेकिन वो हम लोग को जो चीजें सिखाई तो वो कोई और यदि लिखे तो नहीं। तो ये भी एक गुरु का कि वो सिखाने में भी कितना उसका ध्यान है कि विद्या जो जा रही है वो किस भाव में ली जा रही है। क्या बात है। एक समय की कमी हो रही है, लेकिन मैं एक पक्ष पे जरूर बात करना चाहूंगी। हम इतना लोक हो गया, लोकोक्तियाँ।
अभी हाल में एक कार्यक्रम में जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, बोले हमारे बच्चे आज की पीढ़ियों को मुहावरे नई कहावतें, और बोले जबकि अगर गौर से देखा जाए तो एक एक लोकोक्ति, एक एक मुहावरा एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन हुआ करता था। तो मैं भी इनफैक्ट आज कुछ लिख रही थी कि जाके पाँव ना फटी भिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, और पहले हमारी माएँ दादियाँ नानियाँ ऐसी बोल दिया करती थी, हमारी पीढ़ी तक भी आई। बट आजकल के बच्चों के सामने अगर कुछ बोलो तो वो ऐसे देखते हैं कि ये नहीं, उतना मुझे लगता है स्कूल में भी शायद नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। लोकोक्तियों को कैसे क्या करें, इनका आगे कैसे बढ़ेंगी, क्या इन पर कोई गीत है? संवाद तो बढ़ाइए। ऐसे संवाद देखिए, लोकोक्तियां तो तब आएंगी जब आप संवाद करेंगे। संवाद ही नहीं हो रहा है। आज कहाँ बात हो रही, जैसे आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी एकदम अनौपचारिक बात कर रहे हैं। मेरा तो सवाल पूछने का मन नहीं कर रहा। घर में कहाँ ये सब बातें हो रही हैं? घर में कोई बिना किसी एजेंडा के यूं ही बात कर रहा हो, ऐसा कितनी बार हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पूरे जीवन से एक निश्चल संवाद, वो सब गायब होता जा रहा है। अभी जब बात हो रही थी, बाहर में युवाओं की बात हो रही थी ना, तो मैं एक ही बात कहना चाहता था कि हमें दो ही चीज़ों को युवाओं को सिखाना है, संवाद और संतोष। अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो हमारे अंदर खदबदाहट है, हमेशा हम कुछ तो कुछ पाना चाहते हैं, और संवाद हमने बंद कर दिया है। और ये संवाद स्ट्रक्चर्ड संवाद है, क्योंकि आप जैसे ही मोबाइल पर एक शब्द टाइप करते हैं, अगला वो खुद ही बता देता है। तो आप कहाँ से मुहावरे बनाएंगे, कहाँ से लोकोक्तियाँ बनाएंगे, कहाँ से उसका प्रयोग करेंगे? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये जो हमारा जो जीवन है वो जितना अधिक कृत्रिम होता जाएगा, उतने हमारे जीवन से ये नैसर्गिक लोकोक्तियाँ गायब होती चली जाएंगी। आम के आम गुठलियों के दाम। अब आधे बच्चों ने आम गुठलियों तक खाया ही नहीं है, उनको कटे हुए आम मिलते हैं, प्रोसेस्ड कटे हुए आम। आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, मतलब हमारे घर में चूसनी आम, रायपुर में देसी आम का पेड़ लगा था, सबसे स्वादिष्ट। हमारा छोटा वाला बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त, 4-5 साल का था। अब उसको पहली बार उसने चूसनी आम देखा तो हाँ, नहीं, मालविका ने उसको यूं थोड़ा पिलपिला करके उसको खिलाया। पहले तो उसने कहा ये कैसे, अरे मेरे को काट के दो। उसने कहा इसको काटा नहीं जाता, खाया जाता है। तो पहले बाइट लेते उसने क्या शब्द कहा मालूम है? मम्मी ये तो फ्रूटी है। जूस पल्प गया। हाँ, सीधे उसके पल्प गया उसके मुंह। आप बच्चों को बोलेंगे कि दूध कौन देता है, तो गाय नहीं देती, दूध कौन देता है, डेयरी देती है। आप हमारे लोक से जितना कटेंगे उतनी ही लोकोक्तियाँ गायब हो जाएंगी, उतनी ही मुहावरे गायब हो जाएंगे। जैसे गधे के सर से सींग, गधे के सर से, बिल्कुल है। तो अब गधा दिखेगा तो सींग दिखेगा, अब गधा ही नहीं दिख रहा है, गधे ही दिखने बंद हो गए। मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले कुछ संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता था कि हम निसर्ग से कितना कट गए हैं। सुबह हम घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कान में श्रवण यंत्र लगा रहे हैं। श्रवण यंत्र लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम कोई भजन सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अरे पर चिड़ियों का चहचहाना नहीं सुना, गाय का रंबाना नहीं सुना, आपने मुर्गी की बांग नहीं सुनी, इवन पत्तों की खड़खड़ाहट नहीं सुनी, तो आपने क्या प्रकृति का सानिध्य लिया? मतलब हम प्रकृति के संगीत से, मालिनी जी के सामने क्या संगीत बोलूँ मैं, लेकिन प्रकृति के अंदर अपनी एक रिदम है, एक लय है, एक सुर है। अगर आप प्रकृति के साथ एकाकार होंगे तो आपको वो रिदम भी दिखेगी, वो सुर भी दिखेगा, वो लय भी दिखेगी। लेकिन वो कब दिखेगी? जब आप अपने कान खुले रखेंगे। तो हम जितना प्रकृति से दूर हो रहे हैं, ये मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं, कुछ दिनों में आपकी भाषा भी गायब हो जाएगी। आजकल बच्चे जब लॉल बोलते हैं तो मैं बहुत गुस्सा होती हूँ। मैं कहती हूँ लॉल मत, तुम हंसो जोर से, तुम लॉल बोल क्यों? मतलब हंसेंगे नहीं, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, लॉल, लाफ आउट लाउड। तो मैंने कहा हंस लो ना। ये आधुनिक मुहावरे हैं। देखो जो मुहावरे थे, मुहावरे और लोकोक्तियों का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो अभिव्यक्ति का था। कि जब किसी बात पर किसी कुछ कहना तो कहेगा, कोई प्रसंग आया, उस प्रसंग पे सुनने वाले को कुछ निर्णय देना है, प्रतिक्रिया देना, कहेगा अधजल जगगरी छलकत जाए। अब कहने वाला, समझने वाला सब समझ गए कि ये बिना नाम लिए किस ओर इशारा है और किसके बारे में क्या कहा गया। कितनी शिष्टता से आपने सब कह दिया कि भाई अभी संभाल नहीं पा रहे, दौलत नहीं है, संभाल नहीं पा रहे। एक ऋचा
चलते चलते जरूर ये बात कहूंगी, आपके कार्यक्रम का नाम भी बदरस है। संवाद की शैली, बात करना भी एक कला है। आप देखिए घरों में हमेशा कुछ ना कोई लोग ऐसे जरूर रहते थे कि जब वे बोलते थे तो आपको लगता था आप उनकी बातें सुनिए, और वो कभी अप्रिय भी कह दें, लेकिन बोलने का ढंग ऐसा था कि आपको लगता था क्या बात है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं थी, किसी एक की शैली ऐसी रही होगी कि आपको लगता होगा कि हम इनसे नैसर्गिक रूप से जुड़ गए। ये भी अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा था। आप जब आपके पालन पोषण होता है तो आपकी संवाद की शैली को भी बच्चा लेता है। आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे, जैसे मैं इस समय थोड़ा सा एक लिबर्टी लेकर कह सकती हूँ कि जैसे लखनऊ से कोई आए तो लोग कहते हैं कि लखनऊ कहें, लग रहा है कि लखनऊ के, कि लखनऊ की बातचीत में एक ठहराव है, एक भाषा अच्छी है। आप मुंबई में यदि जाएं और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में सारे काम करने वाले आप देखें तो स्क्रिप्ट में जितने लिखने वाले हैं सब अधिकतर बच्चे उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी उनकी अच्छी है। बनारस में आप किसी भी बनारसी से बात करें तो आपको लगेगा कि आहा जैसे रस चू रहा है। उनकी साधारण सी भाषा में लगेगा कि आहा हा क्या बात है। ये जो शैली है, ये फिर से कहूँगी, ये संस्कार की शैली है जिसको कि आप सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने भीतर समायोजित करते हैं। और आज के बच्चे, मुझे तो लगता है कि यदि इसलिए नहीं कि पुराना है इसलिए ग्रहण करो, इसलिए ग्रहण करो कि जैसे हर अच्छी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये जितनी भी हमारी कहावतें हैं या मिसाल है, हमारे यहाँ लखनऊ में बोलते हैं ईद का चांद हो गए, किसी को बड़े दिनों पे दिखाया ईद का चांद। अब लखनऊ में जैसे कि कुछ वो मतलब कि अमा मियाँ, अब आज तक वो अमा दिखे नहीं, अमा है कौन लेकिन वो अमा मियाँ, अब वो पंचायत में है ना कौन ससुर, तो रघुवीर यादव की बात ही वहीं से शुरू हो रही। ये जो शैलियाँ आपको अच्छी लग रही हैं क्योंकि आपने देखा है लोग बातचीत ही वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक रस जो है संवाद का हम लोगों के यहाँ खोता जा रहा है। बड़े हम लोग यांत्रिक हो गए हैं, मतलब की बात कही अच्छे से कही, हम कितना अच्छा साउंड कर रहे हैं, हम कितना प्लीजिंग साउंड कर रहे हैं, हम कितने अच्छी भाषा में बोल ले रहे हैं, वो एक अलग है। ठेठ में बोलिए लेकिन रस से बोलिए। नहीं तो अब तो ओके भी एक के हो गया है। दो तीन चीजें लास्ट की, मेरे कुछ सूत्रों ने बताया है कि हम लोग संगीत गीत पे बात हो रही है, जोशी जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक मराठी लोकगीत आपसे सुनूंगी। फरमाइश आई है पीसीआर से रेलिया बैरन की। नहीं मेरे बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, हम तो आपको जाने नहीं देंगे। चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, फिर हम आप दोनों का सुनेंगे गाना। आपके लिए तो खासकर रेलिया बैरन की फरमाइश आई है। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से यही संदेश है कि सावन को जी भर करके जिए। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, बहुत सुंदर एक संकेत है कि दुख के बाद भी सुख आता है। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी प्रकृति भी आनंद की वर्षा करती है। तो आप भी उसी प्रकार मन में धीरज रखें और कहीं ना कहीं उत्सव धर्मी देश हमारा है, उत्सव धर्मी संस्कृति है, उत्सव की तरफ प्रतिदिन को जिएं। जो बहुत आगे बढ़ने और बहुत ज़्यादा पाने की हसरत में हम अपना आनंद और सब कुछ खोते जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा थम करके एक दिन बस बाहर निकल के बारिश में भीग लीजिए, मुझे लगता है सारे उत्तर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। आपका संदेश? मैं संदेश क्या है, बस आप सब लोग खुश रहें, बतरस में बातें करते रहें, संवाद करते रहें। और एक कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, जो मैं अपने सामने हमेशा रखता हूँ, वो मुझे प्रेरणा देती है, वो कविता मैं बोल देता हूँ। ऐसे समय में जब सब कुछ टूट रहा है और सड़ रहा है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, प्रसन्न मन, अविचल निष्ठा और परिपूर्ण विनय में। समय में शक्ति नहीं है मुझे तोड़ने की, अगर गलती न करूं मैं ही, प्रसन्नता, निष्ठा और विनय छोड़ने की। और होकर क्षण से त्रस्त, हटा न लूं दूर क्षितिज से अपनी आँखें, पूरे साहस के साथ उड़ने के बदले सिकोड़ न लूं अपनी पाँखें। समय में शक्ति नहीं है मुझे तोड़ने की। अपने ऊपर विश्वास रखिए, समय है, आएगा जाएगा। अगर आप अपनी बात पर स्थिर रहे, मजबूत रहे, अपनी जड़ों से जुड़े रहे, तो निश्चित तौर पर समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बात है।
कुछ मराठी लोकगीत अरे अब ये नहीं, कहाँ? ये तो मेरे जो कविता सूत्र इसलिए पढ़ी थी मैंने सोचा कि कविता इसलिए पढ़ी है, समझ गई, छोड़ दिए जाए। मैंने सोचा नहीं, नहीं, कि अब तो छुटकारा अभी मिल जाए। अभी तो आज मेरे जो बुरे सूत्र ने बताया है वो उसकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। नहीं, मैं गाना गाता हूँ, पर अब आपने कहा कि मराठी गाओ और लोकगीत गाओ, ये मेरी अरे हमें बड़ी लगा इतना पसंद है। भाषा विवाद हो रहा है, हम मराठी सुन लें यहाँ पर। ये मतलब 2 ही लाइनें गाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी है नहीं। एक अभंग है और वो अभंग बहिणाबाई चौधरी जो कि बिल्कुल अनपढ़ थी, उन्होंने कई अभंगों की रचना की और उसमें जीवन के बड़े सार तत्व हैं। तो वो मैं अभंग आपको सुना रहा हूँ, 2 ही लाइनें सुनाऊंगा, उसके पूरा मुझे याद भी नहीं। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळती भाकर। अरे संसार संसार, यह जीवन है, जीवन है चूल्हे की तरह। जसा तवा चूल्ह्यावर, जैसे चूल्हे पे तवा रखा हुआ है, आधी हाताला चटके, पहले आपको हाथ में जलता ही है, क्या तेव्हा मिळती भाकर। बस यही है। देखिए कितना सुंदर और वो बहिणाबाई रहस्य है जीवन का कहीं, बहिणाबाई कहीं स्कूल नहीं गई, कहीं नहीं गई, और उन्होंने यही मतलब लिटरली मराठी में एक और परंपरा है, आजकल वो योगासन में एक्सरसाइज बताते हैं, चक्की चलाई चक्की जाता हम लोग तो जाता बोलते चक्की की परंपरा आज तो किसी को सुनाओ तो वो चक्की नहीं मालूम किसी को, तो बेचारा ऐसे ही हाथ घुमाता रहता है। तो मराठी में जात्यावरची गाणी, तो ये चक्की के ऊपर गाती थी महिलाएं, और वो जात्यावरची गाणी सिर्फ चक्की के रिलेटेड नहीं थी, वो पूरा जीवन का सार तत्व था जो वहाँ से जात्यावरची गाणी प्रसिद्ध गाई गीत होते थे। तो कहाँ से लोग उपजता है। क्या बात है। आपके पास तो चॉइस ही नहीं दी गई है। हाँ। भारी मतलब हम फरमाइश भी आ कुछ गई। अच्छा सुनाते हैं, लेकिन अब इस यही है लोकप्रियता, जो पॉपुलैरिटी का दंश यही है। दंश यही। दंश है। आपको बता दूं, पता नहीं आप बाद में एडिट भी कर दीजिएगा, मालिनी अवस्थी नहीं, अब यो कुछ युवा हैं, उन्होंने कहा मालिनी जी कोक स्टूडियो में आई थी वही ना। अब ये नया पैमाना हो गया। मैंने कहा भाई साहब कोक स्टूडियो में आई थी, ये बहुत अलग बात, वो बहुत बड़ी गायिका हैं, उनका बड़ा स्थान है, पर अब एक नई पीढ़ी जो आज आपको देख रही, तो वो आपसे कहेंगी कि आप वो सुनाइए, ये हो जाता और ये कमाल की बात है कि कोक स्टूडियो पहली बार यूपी का गाना फीचर हुआ, फर्स्ट टाइम, मतलब कितने सीजन उनके हो चुके हैं। तो इतनी सुंदर आज बातचीत हुई है, और मुझे लग रहा था कि वाकई जैसे लगता है कि एक जैसे मन जब मिल जाएं और एक ही विषय पे सोच रहे हैं और सबके पास अपनी अनुभूतियां व्यक्त करने को हैं, मुझे लगता है अमर उजाला को बहुत आभार। ये प्रतीक्षा बहुत समय से थी, लेकिन मुझे लगता है सफल सुफल रही, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे कहते हैं ना जम के बरसा सावन, आज बातचीत का सावन। जिस गाने की फरमाइश वहां से कर दी गई वही सुना रही हूँ। रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन जौन टिकसवा से सैया मोरे जाइए, जौन टिकसवा से जौन टिकसवा से जौन टिकसवा से सैया मोरे जाइए। ओ पानी बरसे टिकस गल जाए रे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन जौन सहरवा को सैया मोरे जई है, सैया मोरे जई है रे, बलमा मोरे जई है, जौन सहरवा को सैया मोर जई है। आगे ला गए सहर जल जाए रे, आगे ला गए सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन रेलिया बैरन। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आप देखो इस गाने में ही
ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी का अंतर है कि ये बतरसी है, जौने सहरवा को सैया मोरे जई है, आगी लागे शहर जल जाए रे। जहाँ प्रेम से गरिया भी दिया जाए वो भी गाने में भी आ जाए, और जौने टिकसवा से सैया मोरे जई है। अब ये देखिए इसमें जो फोक हुआ वो ये हुआ कि अब टिकट चलते नहीं, अब फोन में टिकट चल रहे हैं, तो वो वर्तमान परिवर्तन। लेकिन वर्तमान लोक ये कि जिसका भी पति कहीं भी गया हो, कामना ये कि वापस आ जाए। और मैं तो आज अपने सब दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे, मेरे इतने सारे सवाल लिखे हुए थे, ज़्यादातर सब छूट गए हैं। बातचीत कहीं की कहीं चली गई, लेकिन शायद यही लोक है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और बतरस है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो स्ट्रक्चर सोचा था वो तो सब फेल हो गया, कॉपी बंद हो गई, कॉपी बंद हो गई। लेकिन मुझे लगता है बातचीत सफल हुई। हाँ, मन नहीं भरा, क्योंकि ये ऐसा बतरस मुझे लगता है 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चलता रह सकता है। तो आप दोनों मेरे लिए तो मेरे बहुत प्रिय हैं, तो धन्यवाद ही कह सकती हूँ कि आप लोग मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए। बहुत आभार ऋचा, बहुत बहुत आभार अमर उजाला को ये पूरा रचने के लिए और हमको इसका हिस्सा बनाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत कुछ सीखने के लिए आप में से सबके लिए होगा इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चुनौती की हमने बात की, अपने घर में संवाद कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि बात वो आपकी मातृभाषा में, आप यूपी बिहार इधर से हैं तो अपनी जो भी आपकी बोली है उसके कुछ शब्द अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, अपनी भाषा में बात करें और अपने बच्चों को जो भी लोक संस्कृति है उसका सम्मान और उससे प्रेम करना सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।